इंटरनेशनल असैसिन्स की दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि तुम अकेले ऐसे पागल हो जो कोई नकली नाम या कोड नेम यूज नहीं करते और अपने असली नाम से ही खुलेआम घूमने की हिम्मत रखते हो। तुम अपने बालों को सबसे चमकीले रंगों में रंगते हो, सबसे खतरनाक लड़ाइयां लड़ते हो, और जब तक खतरा बहुत ज्यादा न हो तुम कोई मिशन नहीं लेते। लेकिन जैसे ही तुम अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के बॉस बने, तुम्हें अचानक बताया गया कि तुम चैन परिवार के असली बड़े बेटे हो जो बाहर की दुनिया में कहीं खो गया था, और घर पर पहले से ही एक गोद लिया हुआ बेटा है जिसने तुम्हारी जगह ले ली है। तुम्हें लगा कि यह किसी आम ड्रामा की तरह होगा जहां असली और नकली बेटे के बीच लड़ाई होती है, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारी तीनों बहनों के साथ मिलकर अपनी पूरी जान लगाकर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जो इस परिवार में अकेले हो, जो बिल्कुल मासूम और भोले भाले यंग मास्टर बने हुए हो। देखा जाए तो चैन परिवार बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसका असर अंडरवर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया दोनों में बहुत गहरा है। इस परिवार का कोई भी सदस्य कमजोर नहीं है, और वह गोद लिया हुआ बेटा भी कोई आम लड़का नहीं है। बाहर के लोगों के लिए तुम्हारा चैन परिवार में वापस आना ऐसा है जैसे कोई भेड़िए के इलाके में एक भेड़ चली गई हो। सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हारा मजाक बनेगा। यहाँ तक कि लोग शर्त भी लगा रहे हैं कि तुम चैन परिवार के इस खतरनाक घर में कितने दिन तक टिक पाओगे। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। खराब बांस से अच्छे पौधे कैसे निकल सकते हैं, और मैं भी इस चैन परिवार में कोई अलग नहीं हूँ। जैसे ही तुम चैन परिवार के बड़े से घर में वापस आते हो और मेन हॉल के अंदर कदम रखते हो, सबसे पहले तुम्हारी नजर चेंजे और ल्यूरू पर पड़ती है। जैसे ही तुम्हारी आंखें उनसे मिलती हैं, तुम्हारे बीच एक अजीब सा गहरा एहसास छा जाता है। तुम एक शब्द भी नहीं बोलते, बस उन्हें इसी तरह देखते रहते हो जैसे तुम बिल्कुल हैरान हो गए हो। सबसे पहले ल्यूरू की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ती है, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। वह ज्यादा पास आने की हिम्मत नहीं करती ताकि तुम डर न जाओ। बेटा, मेरे प्यारे बेटे, माँ आखिरकार तुम्हें घर ले आई है। रोते हुए उसकी आवाज कांप रही है। तुमने ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आम कपड़े पहने हैं, फिर भी यह तुम्हारे खूबसूरत और आकर्षक रूप को छुपा नहीं पाता। तुम बचपन से ही एक खूबसूरत लड़के दिखते हो, जिसका चेहरा और शरीर बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारी आंख के पास भी चैन परिवार की तीनों बहनों जैसा ही एक तिल है, लेकिन तुम्हारा तिल बिल्कुल लाल रंग का है। एक बार देखकर ही कोई भी बता सकता है कि तुम चैन परिवार के खून हो। तुम्हें उनकी सबसे अच्छी खूबियां मिली हैं। माँ, तुम अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखते हो और धीरे से पुकारते हो। तुम्हारी आवाज में आदर भी है और थोड़ी घबराहट भी। और मुझे मत भूलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। अपने बेटे को इतना सीधा साधा देखकर चेंजे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा आदमी जो कभी अपने जज्बात नहीं दिखाता। आज उसके चेहरे पर खुशी और इंतजार साफ दिख रहा है। पापा, तुम अभी भी बिल्कुल सीधे बने रहते हो। अच्छे बच्चे, घर वापस आने पर तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया माँ और पापा। तुम अपनी नजर घुमाते हो और उन दोनों के पीछे खड़ी तीन लड़कियों को देखते हो, जो देखने में थोड़ी शांत और गंभीर हैं और बेहद खूबसूरत हैं। ये जरूर तुम्हारी तीन बड़ी बहनें हैं। छोटे भाई, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ। तुम्हें देखते ही चैन परिवार की सबसे बड़ी बहन चैन हुआंग एक कदम आगे बढ़ती है। वह लंबी और पतली है और उसके चेहरे के नक्शे बिल्कुल तीखे हैं। उसका नाक ऊंचा है और आंख के पास एक खूबसूरत तिल है। उसका चेहरा ऐसा है जो उसकी काली आंखों को और भी गहरा और रहस्यमयी बनाता है। उसका रंग बिल्कुल साफ है, जो सालों तक एक बड़े पद पर रहने की वजह से लगता है। उसके होंठ थोड़े नीचे की तरफ झुके रहते हैं, इसलिए जब वह किसी को देखती है तो एक डर और दबदबा महसूस होता है। इसके बाद चेंजिंग बोलती है। उसके होंठ पतले और हल्के रंग के हैं और उसका शरीर पतला है। उसके अंदर एक अलग ही सादगी और खूबसूरती है, जो बिल्कुल शांत और गंभीर रहती है, लेकिन उसके अंदर एक अनजान सी दूरी और ठंडक महसूस होती है। जब वह बोलती है तो उसकी आवाज बिल्कुल साफ और ठंडी लगती है, जैसे बर्फ के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों। उसमें कोई जज्बात नहीं होते। और मैं तुम्हारी तीसरी बहन हूँ। चेन जियांग खुशी से तुम्हारी तरफ हाथ हिलाती है। उसके बालों में लाल रंग के हाइलाइट्स हैं और वह थोड़ी शरारती लगती है। जब वह इधर उधर देखती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। जब वह हंसती है तो उसके दांत दिखते हैं, जो उसे एक प्यारी लड़की का रूप देते हैं। चलो हेलो बोलो, तुम कितने खूबसूरत और तमीजदार हो। एक ही पल में तुमने उन तीनों बहनों का दिल जीत लिया है। चैन परिवार में ऐसा सीधा लड़का मिलना आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम इस परिवार में बड़े नहीं हुए, वरना यह प्यारा माहौल अचानक एक अजीब मर्दाना आवाज से टूट जाता है। अरे, मेरी गलती है। मुझे वक्त का गलत अंदाजा था। मैं अपने बड़े भाई का स्वागत करने तुरंत नहीं आ सका। भाई, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? तुम आवाज की तरफ ऊपर देखते हो और एक अच्छे खूबसूरत लड़के को देखते हो, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो असली नहीं लगती। जब वह पास आता है तो तुम उसका चेहरा साफ देख पाते हो। भले ही वह चैन परिवार का असली बेटा नहीं है, लेकिन वह देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसका हर एक तरीका बहुत ही तमीजदार लगता है, बिल्कुल एक अमीर खानदान के यंग मास्टर की तरह। देखने से लगता है कि वह चैन परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है। चेंजी, जो तुमसे सिर्फ कुछ महीने छोटा है, और भले ही वह माफी मांग रहा है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वह अपना रोब दिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम अपनी आंखें नीचे करके धीरे से जवाब देते हो। यह नाटक बंद करो।
चेन जियांग गुस्से में बोलती है। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। तुम्हारा दिल थोड़ा घबरा जाता है। तुम्हें लगता है कि वह तुमसे बात कर रही है। वही कहानियों वाला असली और नकली बेटे का झगड़ा, आमने सामने की टक्कर, क्या अभी से शुरू हो गई है? बहनें तो उस भाई से ज्यादा प्यार करेंगी जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा वक्त से पाला है। भले ही उनका खून का रिश्ता न हो, उनका आपस का रिश्ता बहुत गहरा है। वह उसे परेशान होते नहीं देख सकती और जरूर उसका साथ देंगी। लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? तुमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। पहले तो तुमने सोच लिया था कि इस हालत को कैसे संभालना है, लेकिन तभी तुम चेंजी को बोलते हुए सुनते हो, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी परवाह किसे है? अपने आप को ज्यादा मत समझो। चेन जियांग की आवाज और भी गुस्से वाली हो जाती है। वह यह सब सीधे चेंजी से कह रही है। रुको, ये तो तुम्हारी सोच से थोड़ा अलग है। क्या इन भाई बहनों की आपस में नहीं बनती? आज इतना अच्छा दिन है, हमारा प्यारा बेटा वापस आया है। क्या तुम दोनों सच में यहाँ झगड़ा करोगे? उसे डराओ मत। माँ उन्हें गुस्से से देखती है। चेन जियांग धीरे से ओह कहती है और अपना गुस्सा शांत करती है। दूसरी तरफ चेंजी को बहुत बुरा लगता है। माँ, वह आपका प्यारा बेटा है, लेकिन क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप हम दोनों को बराबर समझेंगी। शाओजी, जिद मत करो। पापा और माँ दोनों को इस बात से परेशानी होने लगती है। एक उनका असली बेटा है जिसे उन्होंने सालों तक दूर रखा, और दूसरा वह गोद लिया हुआ बेटा है जिसे उन्होंने प्यार से पाला है। वह दोनों से बहुत प्यार करते हैं। जिस बात का उन्हें डर था, आखिरकार वही हुआ। क्योंकि किसी एक को तो समझौता करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्हें पहले चेंजी को ही समझाना होगा। मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ? आपने ही तो पहले मुझ पर गुस्सा किया। चेंजी का खूबसूरत चेहरा उदास हो जाता है। इससे पहले माँ ने हमेशा उसे बहुत लाड प्यार दिया था। उन्होंने कभी उससे इस तरह गुस्से में बात नहीं की थी। ठीक है, मेरी ही गलती है। अचानक माँ को कुछ याद आता है। वह चेंजी को थोड़ा समझाती हैं और फिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ तुम्हारी तरफ मुड़कर उसका इंट्रो करवाती हैं। अच्छे बच्चे, ये तुम्हारा छोटा भाई है। जब बचपन में कोई तुम्हें चुरा कर ले गया था, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिले। तुम्हारी याद में हम बीमार पड़ गए थे और इसीलिए हमने इसे गोद ले लिया। तुम दोनों ही चैन परिवार के प्यारे बच्चे हो। तुम्हें आपस में मिलकर रहना होगा। यह कहने के बाद वह ध्यान से तुम्हारे चेहरे के भाव देखती है। आमतौर पर अगर किसी को पता चले कि किसी और ने उसकी जगह ले ली है और उसकी हिस्से की खुशियां ली हैं, तो उसे जरूर बुरा लगेगा। बट इवन दो you've returned, चेंजी को घर से निकाला नहीं जा सकता। सबसे अच्छा यही होगा कि तुम दोनों भाइयों की तरह रहो और आपस में मिलकर रहो। ये देख कर कि तुम नाराज नहीं हो। पापा चैन की सांस लेते हैं। मैं समझ गया। तुम्हें इतना समझदार देखकर उन दोनों का प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ जाता है। चेंजी गुस्से में अपना चेहरा घुमाता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि उसका मूड खराब है। पापा और माँ एक दूसरे को देखते हैं और बात को बदलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। शाओफैन इतना लंबा सफर करके आया है, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो पहले खाना खाते हैं। उन्होंने पहले से ही घर के लोगों को बहुत सारा अच्छा खाना बनाने को कह दिया था, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पसंद नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने हर तरह की चीज बनवाई थी। अचानक इस प्यारे नाम को सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलते। पूरा परिवार एक साथ बैठता है। यह देखकर कि तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि तुम शर्मा रहे हो। शाओफैन, अपने घर में इतने नियम नहीं होते। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। कंट्री जी के सबसे अमीर परिवारों में से एक होने के नाते चैन फैमिली के काफी सारे नियम हैं, लेकिन तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है, इसलिए वे तुम्हारे लिए इन नियमों को बदलने के लिए तैयार हैं। चेंजी मजाक उड़ाते हुए बीच में बोलता है। बड़े भाई को तो शायद पता भी नहीं होगा टेबल पर बैठकर खाने के आम तरीके। वह शायद अपनी बेइज्जती होने से डर रहा है, इसलिए खाने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों न पहले आंट जो उसे ये सब सिखा दें। जाओई चेन फैमिली की नैनी और हाउसकीपर है, और बटलर जो चकूने की पत्नी है, शाओजिए। मदर चेन उसे वार्निंग देती है और गुस्से से उसे घूरती है। उसे अच्छे से पता है कि जब तुम बाहर भटक रहे थे तब तुमने बहुत दुख झेले हैं, फिर भी वह जानबूझकर तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। चेंजी आगे से जवाब देता है। यह तो सच है, क्या मुझे बोलने का भी हक नहीं है? गंदे इलाके से आया है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अमीरी कभी नहीं देखी होगी। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। अगर खाना नहीं खाना तो अपने कमरे में चले जाओ। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। वह सच में गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। शाओफान, शाओजी आमतौर पर ऐसा नहीं है, पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। तुम इस बात को दिल पर मत लेना, यह हमारी गलती है। हमने उसे पहले अच्छे से नहीं समझाया और तुम्हें यह दुख झेलना पड़ा। शाओजी सच में बहुत समझदार लड़का है, तुम आगे चलकर यह देखोगे। आज जो हुआ उसके लिए मैं बाद में उसे समझाऊंगी। छोटे भाई, उसकी बात पर ध्यान मत दो, वह सच में बहुत परेशान करता है। चेंजांग बीच में बोलती है। उसकी आंखों में थोड़ी नफरत साफ दिख रही है। तुम बहुत समझदारी दिखा रहे हो। मॉम, डैड और बहनों, आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं अचानक वापस आ गया और आप लोगों का थोड़ा प्यार बांट लिया, इसलिए छोटे भाई का गुस्सा होना आम बात है। तुम्हारी इतनी समझदारी देखकर उनका दिल भर आता है। पागल बच्चे, ये सब तो हमेशा से तुम्हारा ही था। हमने ही उसे ज्यादा लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। दोनों पति पत्नी ठंडी आह भरते हैं।
तुम बस थोड़ा सा खाते हो और कहते हो कि तुम्हारा पेट भर गया है। फिर तुम चुपके से अपना फोन निकालते हो और अपना सबसे ज्यादा चलने वाला सोशल ऐप खोलते हो, थोड़ा स्क्रॉल करते हो और अपनी लिस्ट में सबसे गंदी प्रोफाइल पिक्चर ढूंढते हो। तुमने मुझे कैसा बकवास तरीका बताया था, ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। मैं तुम्हारी सैलरी काट रहा हूँ। वापस आने से पहले मैंने नॉवेल्स से अमीर परिवारों के झगड़ों वाली बहुत सारी कहानियां पढ़ी थीं। मैं अकेले ही जंग लड़ने के लिए तैयार था, पूरे परिवार के खिलाफ। लेकिन चेन के अलावा बाकी चेन फैमिली काफी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता बॉस, वह तो एक खस तरीका था जो मैंने बहुत सोच समझ कर चुना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें से कुछ भी काम ना आया? तुमने इतनी देर तक बात की लेकिन एक भी शब्द काम का नहीं था। फिर तुम तुरंत ही उस अकाउंट को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हो। जब तुम अपना सिर उठाते हो तो देखते हो कि परिवार के सभी लोगों की नजरें तुम पर ही टिकी हैं। छोटे भाई, तुम्हारा फोन किस कंपनी का है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। ये काफी अलग लग रहा है। इसे मेरे एक दोस्त ने बनाया है। ये अभी मार्केट में नहीं आया है। तुम सच सच जवाब देते हो। वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये कोई आम सा ब्रांड होगा। बिना कुछ कहे उनमें से कोई भी तुम्हारे पुराने हालात के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम्हारी पुरानी बुरी यादें ताजा न हो जाएं। वे जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसकी धीरे धीरे जांच कर सकते हैं। उन्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा। और जब तुम खुद उनके सामने अपना दिल खोलना चाहोगे तब तुम खुद उन्हें सब बता सकते हो। तब तक बहुत देर नहीं होगी। तुमने पहले जरूर बहुत मुश्किल जिंदगी जी होगी। अब से उन्हें तुम्हारी हर खरुशी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। शाओफैन, क्या तुम्हारा पेट भर गया? तो चलो हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। मॉम, डैड और तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं। मदर चैन अपनी बात पूरी करती है। फिर सब लोग ऊपर की तरफ चल देते हैं। तुम्हारी बहनें 4th फ्लोर पर रहती हैं। तुम और शाओजी 5th फ्लोर पर रहोगे। तुम 5th फ्लोर पर कोई भी कमरा चुन सकते हो। कल हम किसी को बुलाकर इसे नए तरीके से सजवा देंगे, जैसा तुम्हें पसंद हो। ठीक है मॉम। जैसे ही तुम आसपास देखने लगते हो अचानक एक दरवाजा खुलता है। वह चेंजी है। वह आसपास के कमरों की तरफ इशारा करता है। ये मेरा प्राइवेट पियानो रूम है। वह रिटायर्स है। वह वाला स्टडी रूम है। और वह चेस रूम और आर्ट स्टूडियो है। और हाँ, मेरे कमरे के पास वाला कमरा मत चुनना। तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये कहकर वह जोर से दरवाजा बंद कर देता है। तुम उसकी हरकतों को सोच में पढ़कर देखते हो और वह एक गोद लिया हुआ बेटा है। इस परिवार में जब असली बड़ा बेटा अभी अभी वापस आया है तब भी वह इतना घमंड दिखाने की हिम्मत कर रहा है। लगता है वह सबका सच में बहुत प्यारा है। तुम एक उदास चेहरा बनाते हो। डैड, मॉम, लगता है छोटा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। शायद मुझे गेस्ट रूम में ही रुक जाना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसे छोड़ो, पहले तुम चुनो। हम आज रात उसे अच्छे से समझाएंगे। उनकी बात मानकर तुम आम सा एक कमरा चुन लेते हो और बेचारे बनकर उनके तोहफे ले लेते हो जो फादर चैन, मदर चैन और तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे लिए तैयार किए थे। साथ में 2 बैंक कार्ड्स भी मिलते हैं जिनमें से हर एक में लाखों रुपए हैं। आखिरकार ज्यादा पैसे मिलने पर कौन मना करता है? उस रात जैसा कि फादर और मदर चैन ने वादा किया था, वे चेंजी को समझाने के लिए जाते हैं। इस बीच तुम यहाँ वहां घूमते हो और वहां के माहौल को समझने की कोशिश करते हो। चेंजी के कमरे के अंदर चैन पति पत्नी उसे गुस्से से देखते हैं। शाओजिए, आज तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अलग था। तुमने हमसे पहले वादा किया था कि तुम शाओफैन को अपने सगे भाई की तरह रखोगे। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? चेंजी दोनों के लिए एक एक ग्लास पानी निकालता है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। मॉम, डैड, आप चिंता मत कीजिए। वह आपका अपना बेटा है। मैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन एक परिवार में अगर कोई बुरा बनता है तो किसी और को अच्छा बनना पड़ता है। बड़े भाई अभी अभी वापस आए हैं और उन्हें थोड़ा डर लग रहा होगा। अगर मैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी करूंगा और आप उनका साथ देंगे तो इससे आपका प्यार और ज्यादा दिखेगा। इस तरह वे आप पर जल्दी भरोसा करने लगेंगे। साथ ही उन्हें थोड़ा डर भी रहेगा। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वापस आते ही सब कुछ आसान हो जाएगा। उनका स्वभाव बहुत नर्म है। वे चैन फैमिली में टिकने के लायक नहीं है। चैन जी की आंखें धीरे धीरे तेज हो जाती हैं, बिल्कुल गंभीर और गहरी। उसके चेहरे से वह गुस्से वाला भाव बिल्कुल गायब हो जाता है जो पहले था। जैसा उसने कहा था, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं है और शुरू से ही वह इस बात को लेकर बहुत साफ था कि उसकी क्या जगह है। उसे पहले से ही पता था कि चैन फैमिली का असली बड़ा बेटा एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा। चैन फैमिली बाकी अमीर परिवारों से अलग है। यहाँ सबसे पहले फायदा देखा जाता है। यह एक सच है जो इस परिवार के हर सदस्य के दिमाग में बैठा हुआ है। इसलिए वह अपनी ताकत को बिना मतलब के झगड़ों में खराब नहीं करेगा या जलन में नहीं खोएगा। वह जानता है कि असली ताकत हाथ में होने पर ही परिवार में अपनी जगह बनाकर रख सकता है। उसकी सालों की मेहनत को कोई अचानक आकर आसानी से नहीं छीन सकता, खासकर तुम जैसा कोई जिसे कुछ भी नहीं पता। मॉम और डैड ने उसे हजारों में से चुना था और दिल से उसे बड़ा किया है। वे उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम ज्यादा से ज्यादा चैन फैमिली के लिए एक दिखावे की तरह हो। तुमसे उसकी जगह को कोई खतरा नहीं है। फादर चैन और मदर चैन एक दूसरे को देखते हैं और ठंडी आह भरते हैं। शाओफैन, उसके पास वही चीज है जिसकी हमारी चैन फैमिली में सबसे ज्यादा कमी है और हम उसे इन सब झगड़ों से दूर रख सकते हैं ताकि उसे इन खतरनाक कामों में न पड़ना पड़े।
उसे तो हमारे हाथों का एक छोटा राजकुमार बनना चाहिए, जो बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी जिए। हम उसे इससे बड़ा और कोई सहारा नहीं दे सकते। जिस पल उन्होंने तुम्हें देखा, उन्हें बहुत खुशी हुई। तुम न तो घमंडी हो और न ही जल्दबाज, न तो तुम दबते हो और न ही अकड़ दिखाते हो। तुम पर इस दुनिया की बुरी बातों का कोई असर नहीं हुआ है। भले ही तुम पहली बार इतने बड़े घर में आए हो, लेकिन तुमने कोई डर या लालच नहीं दिखाया। हालांकि वे नहीं जानते कि एक गंदे इलाके में ऐसा प्यारा बच्चा कैसे बड़ा हुआ, पर उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें लगता है कि चैन फैमिली का खून ही ऐसा है। तुम्हें हमेशा से अपनी हद पता है, इसलिए हम अब और कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन मॉम, डैड और तुम्हारी तीनों बहनें सुबह जल्दी निकल जाते हैं। वे आमतौर पर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। कल उन सभी ने एक दिन की छुट्टी ली थी ताकि तुम्हारा स्वागत कर सकें। ये सच में बहुत बड़ी बात थी। इससे पता चलता है कि वे तुमसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए आज उन सभी को जाना पड़ा ताकि वे अपना बचा हुआ काम पूरा कर सकें। और तुम्हारे साथ घर पर रुकने और तुम्हारा ख्याल रखने का काम चेंजी को मिला है। वे इस बात के लिए तुमसे माफी मांगते हैं और तुम्हें इसकी वजह बताते हैं। साथ ही वे तुम्हें समझाते हैं कि तुम बस घर के अंदर ही रहो। अगर कोई भी परेशानी हो तो चेंजी या अंकल जू को ढूंढ लेना। इसके बाद वे एक एक करके वहां से चले जाते हैं। चेंजी बिल्कुल भी राजी नहीं था और वह तुम्हें गुस्से से देखता है। उन्होंने तो ऐसे बोला जैसे उसके पास फालतू का बहुत सारा टाइम हो। उसके पास अपना जरूरी काम है, समझे? किसी के पास एक नए भाई का ध्यान रखने का टाइम नहीं है। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कहीं मत जाना। बस अपने कमरे में रहो और शांति से बैठो। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे मत। मेरा टाइम बहुत कीमती है। लेकिन मम्मी और पापा ने तुम्हें मेरी रक्षा करने को कहा था। तुम मासूमियत से उसकी तरफ देखते हो। तुम्हारी रक्षा? तुम कितने साल के हो? क्या तुम्हें अभी भी किसी की मदद चाहिए? चेंजी अच्छे से जानता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। वह बस जानबूझकर ऐसा कह रहा है। ठीक है, फिर मैं अकेले ही यहाँ वहाँ घूम लूंगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि अपने कमरे में रहो और शांति से बैठो। तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? तुम तो मेरे साथ वक्त भी नहीं बिताओगे। अकेले रहने का क्या फायदा? चेंजी मजाक उड़ाते हुए कहता है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि मैं फिर से मम्मी पापा का अकेला बेटा बन सकूं? तुम एक प्यारी सी स्माइल देते हो। मम्मी पापा को तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास छोड़ा है। तो फिर मुझे किस बात का डर होगा? उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वह तुम्हें एक अजीब नजर से देखता है। तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था, लेकिन अफसोस, इसका कोई फायदा नहीं है। यह कहने के बाद तुम्हारे रिएक्शन पर ध्यान दिए बिना वह मुड़ता है और चला जाता है। तुम सोचते हुए उसे जाते हुए देखते हो, लेकिन तुम भी खाली नहीं बैठते। चैन परिवार के इस बड़े घर को थोड़ा समझने के बाद तुम अंकल जो के पास जाते हो ताकि चैन फैमिली के बारे में कुछ बातें पता कर सको। तुम हर एक छोटी बात के बारे में पूछते हो। भले ही तुमने चैन फैमिली के बारे में सारी फाइल्स पहले ही पढ़ ली थी वापस आने से पहले, फिर भी तुम ये सब अंकल जो के मुंह से सुनना चाहते हो। खास तौर पर तुम ये देखना चाहते हो कि चैन फैमिली तुम्हें क्या बताना चाहती है। अंकल जो के जवाब थोड़े अजीब और घूमे फिरे होते हैं। वह तुम्हें बस ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, ऐसी बातें जो तुम्हें इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं। जब भी तुम कोई ऐसी बात पूछते हो जो थोड़ी खुफिया हो, तो वह बात को टाल देते हैं या फिर सीधे कह देते हैं, बड़े यंग मास्टर, ये ऐसी बातें हैं जिन पर अभी तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जितनी जानकारी मिल सकती थी उसे लेने के बाद तुम अपने कमरे में वापस चले जाते हो, आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए। तुम उन बातों को याद करते हो जो अंकल जो ने कही थी। चैन फैमिली का दबदबा अंडरवर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया दोनों पर है। तुम्हारी माँ लू रू चैन ग्रुप की सीईओ हैं। वह एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की बड़ी बेटी है। भले ही उनका परिवार अब चैन फैमिली के बराबर नहीं है, लेकिन वह अभी भी एक 100 साल पुराना खानदानी परिवार है जिनकी पहचान बहुत मजबूत है। दोनों का मिलकर इस ग्रुप को चलाना सच में बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी तीनों बहनें भी बहुत होशियार और काबिल हैं। उन सब के पास अपना एक अलग हुनर है। चेंजी को बहुत ध्यान से इस ग्रुप का स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। वह चैन फैमिली का चेहरा है। वह म्यूजिक, चेस, लिखने और पेंटिंग करने में बहुत माहिर है। सबसे बढ़कर लोगों से बात करने में वह बहुत एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से क्योटो के अमीर लड़कों के बीच उसका एक अलग ही दबदबा है। उसने परिवार को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। एक आंट भी है, चेन निंगबिंग, जो साल भर देश से बाहर रहती है। वह बाहर का बिजनेस संभालती है। उन्हें खुले दिमाग से जीना पसंद है और परिवार की ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इस तरह से देखा जाए तो पूरे चैन परिवार में सिर्फ तुम ही एक बेकार इंसान हो। अब क्या करें, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तुम आमतौर पर क्योटो के इंटरनेट फोरम्स को देखते हो और सबसे नए और धमाकेदार खबर बस तुम्हारे ही बारे में है। चैन फैमिली के असली बड़े यंग मास्टर की वापसी। इस खबर ने बड़े लोगों के बीच हलचल मचा दी है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी आंखें चुपके से चैन फैमिली को देख रही हैं और तुम्हें देख रही हैं। वे खास तौर पर तुम्हें और चेंजी को आमने सामने लड़ते हुए देखना चाहते हैं। आखिरकार तुम्हारे वापस आने से पहले चेंजी की जगह को कोई छू भी नहीं सकता था। वह इस बड़े ग्रुप में सबसे चमकता हुआ सितारा था, लेकिन अब असली मालिक सामने आ गया है। तो भला अब चुपके से और खुलेआम लड़ाई क्यों नहीं होगी? और सबसे बुरी बात तो यह है कि असली वारिस
एक गरीब बस्ती में बड़ा हुआ है। बस खून के रिश्ते की वजह से तुम्हारा दर्जा चेंजी से ऊपर है, इसलिए तुम दोनों के बीच बराबरी होना तो पक्का है। इसके साथ ही लू फैमिली पर भी सबकी नजर है। लू फैमिली चेन फैमिली के बराबर की टक्कर की है। दोनों ही जिंगदू के 100 साल पुराने और सबसे अमीर परिवार हैं। वे बस थोड़ा शांति से रहना पसंद करते हैं और नाम और इज्जत के मामले में चेन फैमिली से थोड़ा पीछे हैं। दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा आते जाते रहे हैं। इस पीढ़ी में अपने फायदे को सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए दोनों परिवारों ने आपस में शादी का फैसला किया था। इसलिए जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, दोनों परिवारों ने तुरंत यह रिश्ता पक्का कर दिया। शायद इसी वजह से कोई डर गया था। वह इन दोनों बड़े परिवारों को एक होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम्हें अगवा करने की साजिश रची। इस वजह से चेन फैमिली को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। अपने असली बेटे को बहुत ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला और बहुत जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने चेंजी को गोद ले लिया। चेंजी ने भी खुद को बहुत काबिल साबित किया। इन सालों में लू फैमिली ने उसे एक तरह से अपना होने वाला दामाद मान लिया था। लेकिन अब तुम अचानक सामने आ गए हो। सब कुछ बदल गया है। क्या अब यह शादी होगी? दूल्हा कौन बनेगा? जो भी नतीजा निकले, इससे सबके बीच एक बड़ा हंगामा होना पक्का है। बस इस बारे में सोचना ही बहुत मजेदार है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम अपना फोन बंद करते हो और धीरे से दरवाजे की तरफ जाते हो। मैं हूं, और कौन? मेरे प्यारे बड़े भाई। या तुम किसी और के आने की उम्मीद कर रहे थे? दरवाजा खोलते ही तुम्हें चेंजी का सुंदर और अमीर चेहरा दिखता है। वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आवाज अच्छी नहीं है। क्या तुम बिजी नहीं हो? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कैसे निकल आया? चेंजी गुस्से से जवाब देता है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ? घर पर एक बहुत खास मेहमान आए हैं और उन्होंने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। पहली फ्लोर के बड़े हॉल में पहुंचकर तुम्हें सोफा पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी दिखते हैं जो बिल्कुल सीधे बैठे हैं। नमस्ते थर्ड ग्रैंड अंकल। तुम उन्हें आदर से बुलाते हो जैसे तुम बहुत सीधे साधे हो। आह, अच्छे बच्चे, आओ अपने थर्ड ग्रैंड अंकल के पास बैठो। जब वह तुम्हारी तरफ देखते हैं तो अचानक उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उनकी आंखें खुशी से छोटी हो जाती हैं, खासकर जब वह तुम्हारा चेहरा साफ साफ देखते हैं। उनकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही होती है। आज मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूँ, तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में। अब से हम सब एक ही परिवार हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। जैसे ही चेन बोशन अपनी बात खत्म करते हैं, उनके पीछे खड़ा आदमी एक डिब्बा आगे बढ़ाता है और उसे तुम्हें दे देता है। तुम ध्यान से उसे ले लेते हो। तुम तीनों थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ की बातें करते हो। फिर चेन बोशन मुस्कुराते हैं। ठीक है, मैंने बच्चे को देख लिया और तोहफा भी दे दिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी कुछ और काम भी है। वह धीरे से खड़े होते हैं और दरवाजे की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके कदम रुक जाते हैं। क्या लिटिल फैन अपने थर्ड ग्रैंड अंकल को बाहर तक छोड़ने नहीं आएगा? यह देखकर कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, चेंजी पहले ही चेन बोशन के पास पहुंच जाता है। थर्ड ग्रैंड अंकल, इसे अभी यहाँ के नियम नहीं पता, मैं आपको छोड़ आता हूँ। और मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी में कुछ रखा है जो इसके लिए बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूँ कि यह मेरे साथ चले और उसे ले ले। चेंजी मुस्कुराता है, उसकी आवाज में थोड़ी मजबूरी होती है। मैं खुद जाकर उसके लिए ले आता हूँ, एक ही बात है। क्यों? क्या थर्ड ग्रैंड अंकल को डर है कि मैं इसका तोहफा चुरा लूंगा? अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। चेंजी चेन बोशन को बाहर तक छोड़ने जाता है। थोड़ी उत्सुकता के साथ तुम थोड़ी दूरी से उनके पीछे चलने लगते हो। आधे रास्ते में तुम्हें अचानक लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग चुपके से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन तुम बिना ध्यान दिए आगे चलते रहते हो। आखिरकार इस घर में तुम बस एक अनजान और बेकार बड़े यंग मास्टर हो। एक बड़ा खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास आ जाता है, जिससे तुम्हारा पूरा शरीर अचानक टाइट हो जाता है। तुम साफ महसूस कर सकते हो कि एक तेज हथियार तुम्हारे सिर के पीछे की तरफ तेजी से आ रहा है। बिल्कुल आखिरी मौके पर तुम्हारे दाईं तरफ से एक लकड़ी का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है, जो तुम्हारी पीठ के बिल्कुल पास से निकलता है और उस हथियार को रोक लेता है। वह थोड़ा घूमता है और बाईं तरफ के फूलों के बीच गिर जाता है। तुम आवाज सुनकर अपना सिर घुमाते हो तो तुम्हें एक बड़ा सा कुत्ता दिखता है जो तुम्हारे पीछे से तेजी से निकलता है। वह फूलों के बीच कूदता है, उस लकड़ी के टुकड़े को अपने मुंह में दबाता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। इस वक्त वह बहुत गुस्से में दिख रहा है और जिस तरफ वह जा रहा है वहां एक काली परछाई तेजी से निकलती हुई दिखती है। इससे पहले कि तुम इस बारे में ज्यादा सोच पाते, जो शकून अचानक सामने आ जाता है। वह पहले से ही आपके ठीक सामने खड़ा है। उसका चेहरा शर्मिंदा लग रहा है। वह कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बड़े यंग मास्टर, मैं तो बस वानकाई को ट्रेन कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। गलती से मैं आपको चोट पहुंचाने ही वाला था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बड़े यंग मास्टर। वह जो अभी भेड़िए जैसा कुत्ता था, हाँ, जो शकून शांति से जवाब देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा हैरान है। बड़े यंग मास्टर तो वानकाई से बिल्कुल भी नहीं डरे। अगर जिंगदू का कोई और अमीर यंग मास्टर होता तो अब तक उसके डर के मारे पैर कांपने लगते। वह अपने दिमाग में सोचता है, आखिर यह मालिक और मालकिन का ही खून है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सच में काफी मजेदार लग रहा था। एक बटलर के पास इतनी शानदार स्किल्स, ये मजेदार कैसे नहीं होगा।
और ठीक उसी वक्त आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक आदमी के चीखने की आवाज जो बहुत ही भयानक और तेज थी। अंकल जो, वह वहां किस चीज की आवाज है? आपने हैरानी से पूछा और आप उस तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। जो शकून चुपके से आपके सामने खड़ा हो जाता है ताकि आप देख न सकें। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वह शायद नौकर होंगे जो वनकाई को ट्रेन करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही उसका अंदरूनी डर और बढ़ जाता है। वह आवाज बहुत दूर से आ रही थी, यहाँ तक कि वह खुद भी उसे मुश्किल से सुन पा रहा था। यह सोचना हैरत की बात है कि बड़े यंग मास्टर के कान इतने तेज हैं। क्या मैं वहां जाकर देख सकता हूँ? शायद अगली बार। अभी तो छोटे यंग मास्टर ने गिफ्ट तैयार कर लिया होगा और वह शायद आपको ढूंढने के लिए वापस आ रहे होंगे। आप देखते हैं हैरानी से। अंकल जो, आप तो अभी वहां बिल्कुल नहीं थे, फिर भी आपको ठीक से पता है कि क्या चल रहा है। पहले वह मेन हॉल में नहीं थे और न ही गेट के पास थे। जो शकून का चेहरा एक सेकंड के लिए सुन्न हो जाता है, लेकिन वह जल्दी से खुद को संभालता है और कहता है, मैंने आंट जाओ से सुना था। ठीक है फिर, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं अंकल जो? नहीं बड़े यंग मास्टर, मुझे अभी भी वानकाई को ट्रेन करना है। आप हाँ में सिर हिलाते हैं और आगे बढ़ने के लिए घूम जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर जो शकून चुपके से चैन की सांस लेता है। फिर उसकी आंखें अचानक गुस्से से भर जाती हैं और वह दूसरी तरफ चलने लगता है। आप थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि आपकी टक्कर चेंजी से होती है जो वापस आ रहा है। उसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। छोटे भाई, वह गिफ्ट कहाँ है जो तीसरे दादाजी ने मेरे लिए भेजा था? कहीं तुमने उसे अपने पास तो नहीं रख लिया? आप झूठा दुहक और हैरानी दिखाते हैं। मेरी हैसियत के हिसाब से मेरे पास किस चीज की कमी है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे से खिलौने के पीछे पड़ूंगा? वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह पाता। तो फिर मेरा गिफ्ट कहाँ है? आप अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। वह बिना सोचे आपका हाथ झटक देता है। उस बूढ़े ने कहा कि उसे गलत याद था। उसने उसे कभी बॉक्स में रखा ही नहीं। मेरा आना जाना बेकार कर दिया। वह शायद जानबूझकर मुझे वहां बुलाना चाहता था। उस बूढ़े का दिमाग खराब है। किसी को नहीं पता कि वह आगे क्या नया तमाशा करेगा। कितने दुहक की बात है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो अपने कमरे में जाओ, बाहर घूमना बंद करो। अब जब उसने उस मुसीबत को वापस भेज दिया है तो अब उसके लिए अपना काम देखने का वक्त है। क्या यह हमारा घर नहीं है? वाई डू यू कॉल इट आउटसाइड? क्या मैं थोड़ा घूम भी नहीं सकता? आप भोले बनकर पूछते हैं। अभी के लिए नहीं। चेंजी अचानक ऐसी बात कहता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। घर में अभी भी बहुत सी जगह साफ नहीं हुई है। वहां हर तरह के कीड़े, सांप और चूहे हैं। मम्मी और पापा पहले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो कुछ चीजों को यहाँ रहने नहीं दिया जा सकता। ठीक है फिर। आप आधी अधूरी बात समझने का नाटक करते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और आप चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल देते हैं। वापस जाते हुए चेन बाओशन का चेहरा पूरे रास्ते गुस्से में रहता है, खासकर अपने विला में वापस आने के बाद। उसके भरोसेमंद लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं। आज 3 प्लान बनाए थे और एक भी कामयाब नहीं हुआ। हमने अपने 2 या 3 आदमी भी खो दिए। चेन बाओशान अपनी डेस्क पर सीधा बैठता है और कहता है, हमने दुश्मन को होशियार कर दिया है। अब से चेन फैन पर हमला करना बहुत मुश्किल होगा, यहाँ तक कि उसे हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके लोग अभी भी घुटनों के बल बैठे हैं। उनके पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। बदलाव। उस छोटे लड़के ने मुझे हैरान कर दिया है। वह बार बार मेरे प्लान्स खराब कर रहा है। सच तो यह है कि तुम्हारे मुकाबले चेन बाओशान जिसे सबसे पहले मारना चाहता है वह चेनजी है। जब उसे पहली बार चेन परिवार में लाया गया था तो वह बहुत ही भोले और मासूम लगता था, जैसे उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इसलिए उसने 3 साल लगाए उसका भरोसा जीतने में। अगले 10 साल काफी आसानी से गुजर गए, लेकिन जब वह पूरी तरह से चेनजी को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहता था और चेन परिवार पर हमला करना चाहता था, तभी चेनजी ने उसे एक सबक सिखा दिया। इतने सालों के चालाक दिमाग के बाद यह पहली बार था जब उसने किसी को समझने में इतनी बड़ी गलती की थी। वह छोटा लड़का भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। उसने तो उसे ही बेवकूफ बना दिया था। चेनजी और लूरू सच में कमाल है। उनके बच्चे एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं। मैं अब चेन फैन के साथ अपना मौका नहीं गंवा सकता। छोड़ो ये सब, तुम सब खड़े हो जाओ। चेन बाओशन जमीन पर बैठे लोगों को इशारा करता है, चलो अब सब मिलकर मुझे कोई आइडिया दो। अगली बार हमें क्या करना चाहिए? एक आदमी धीरे से बोलता है, क्या हमारा निशाना यंग मास्टर चेन फैन है या यंग मास्टर चेन जी भी? दोनों ही। असली और नकली यंग मास्टर के बीच कोई एक तो गलती करेगा ही। उनके अभी के रिश्ते को देखकर लगता है कि उनके बीच फूट डालना मुश्किल नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि चेन फैन चेनजी जितना चालाक नहीं है। डिनर के वक्त चेनजिए और उनकी पत्नी जो अभी काम से वापस आए हैं चेनजी से दिन भर की बातें सुनते हैं। उनके चेहरे तुरंत उतर जाते हैं। खाने की मेज पर माहौल बहुत ही गंभीर हो जाता है। लगता है हमें किसी को अब से उसके साथ रखना होगा। आज तो वह बूढ़ा बदमाश था। कौन जानता है कि आगे कैसे कैसे अजीब लोग सामने आएंगे जो पास आने की कोशिश करेंगे छोटे फैन के। लेकिन हम हर वक्त उसके पीछे नहीं घूम सकते। हमें अपने लोगों को वापस बुला लेना चाहिए और उन्हें उसकी हिफाजत के लिए पास रखना चाहिए। चेनजी का चेहरा सबसे शांत है। सच में ऐसा नहीं चल सकता। हमें अभी भी उसे
धीरे धीरे हमारी जिंदगी के ढंग में ढलने देना होगा। आप दोपहर के बाद सो गए थे, इसलिए आप नीचे आने में थोड़े लेट हो गए। मम्मी पापा बहनों छोटे भाई मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप एक एक करके सबको हेलो कहते हैं और बैठ जाते हैं। आपका ढंग पहले से काफी आसान लग रहा है, जब आप कल पहली बार आए थे उसके मुकाबले। कुछ खास नहीं। क्या तुम आदी हो रहे हो घर पर रहने के? ये बहुत अच्छा है। छोटा भाई भी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। आप देखते हैं कि चेंजी गुस्से से अपना सिर घुमाता है, जैसे वह आपको देखना भी नहीं चाहता। ये तो अच्छी बात है। तुम और तुम्हारा भाई एक ही उम्र के लड़के हो, इसलिए तुम दोनों के लिए आपस में बात करना आसान होगा। हम उसे कहेंगे कि वह हर चीज में तुम्हारी मदद करे। मम्मी, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानती मैं कितना बिजी हूँ और आप मुझे और काम दे रही हैं। ये तो तुम्हें करना ही चाहिए। अपने बड़े भाई का ध्यान रखने में क्या बुराई है? सही बात है। इतनी छोटी सी बात पर बहाने बना रहे हो। क्या तुम सच में चैन परिवार का हिस्सा हो? चेंजी गुस्से में बोलता है। इसका तुमसे क्या लेना देना? तुम भी तो चैन परिवार का हिस्सा हो। तुम क्यों नहीं इसका ध्यान रखती हर रोज? चेंजियांग अपने हाथ खड़े कर देती है। लेकिन मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इस चकाचौंध में हूँ। मम्मी और पापा से पूछो, क्या वे चाहेंगे कि मैं हमारे भाई को कैमरास के सामने लेकर जाऊं? चेंजिंग अपना चश्मा ठीक करती है। मैं पूरे दिन हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के चक्कर काटती हूँ। वह मेरे पीछे पीछे घूम नहीं पाएगा। इससे उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। चेंजे जल्दी से बोलती है। अगर छोटा फैन मेरे साथ आना चाहता है तो वह भी ठीक है, बस काम बहुत ज्यादा है तो वह थक जाएगा। घर के बड़े, चेंजी बोलते हैं। बिल्कुल सही। छोटे फैन के लिए तुम्हारे साथ रहना ही सबसे अच्छा है। जब भी तुम्हारे पास खाली वक्त हो उसे अपने साथ ले जाओ और उसे धीरे धीरे अपने दोस्तों से मिलवाओ। और ध्यान रखना कि कोई उसे परेशान न करे। अपने बड़े भाई की हिफाजत करना, समझ गए? ओह, चेंजी बिना मन के जवाब देता है। परिवार के लोग धीरे धीरे अपना खाना खाने लगते हैं। आधे खाने के बाद आप लूरू को धीरे से आपसे कहते हुए सुनते हैं, ओह वैसे छोटे फैन, क्या तुम कभी बाहर किसी स्कूल में पढ़े हो? आप हाँ कहते हैं, फिर ना में सिर हिलाते हैं। मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की है और न ही मैं कभी किसी स्कूल गया हूँ, लेकिन मेरे पास कई टीचर्स थे। मुझे लगता है कि मैंने सारी बेसिक बातें सीख ली हैं। यह सुनकर चैन परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। लूरू जल्दी से आगे बोलती है, तो फिर छोटे फैन, क्या तुम जाना चाहते हो जिंगदू के सबसे बड़े स्कूल में? वहाँ पढ़ाई का ज्यादा बोझ नहीं है, वह बस दोस्ती करने और मजे करने के लिए है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। उनके परिवार में एक चेंजी ही काफी है। रही बात उनके सगे बेटे की, अगर वह बस आराम करना और जिंदगी मजे में जीना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या छोटा भाई भी अरिस्टोक्रेटिक एकेडमी में है? वह, उसका नाम तो बस लिखा हुआ है। वह कभी कभार ही वहां जाता है। अब वह एकेडमी उसे और कुछ नहीं सिखा सकती। चेंजी इस वक्त ऊपर देखता है। उसकी आवाज बिल्कुल आम थी। मैं तो बस कभी कभार बड़े कामों को संभालने जाता हूँ। वहाँ के अमीर लद्दे और लद्दकियां आपस में बहुत ज्यादा लद्दे हैं। ये बातें साफ तौर पर अपनी ताकत दिखाने के लिए थीं। तुम बस सुनकर ही उन सबके बीच उसकी इज्जत का अंदाजा लगा सकते हो। जब छोटा भाई ही नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम अपना सिर हिलाते हो। चेंजी तुम्हें घूरता है। क्या तुम अभी अभी वापस आए हो और अभी से मुझसे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर ये पक्का रहा। अगर छोटे फैन का जाने का मन नहीं है तो उसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेरुकोफ सीधे असली बात पर आते हुए, छोटे फैन, एक और बात है। हाँ बोलिए मम्मी। बात यह है कि 10 साल से भी पहले हमारे परिवार ने लू परिवार के साथ शादी का रिश्ता पक्का किया था। अब जब तुम दोनों की उम्र हो गई है तो शायद जल्द ही इस सगाई की रस्म को पूरा करना पड़ेगा। शादी का रिश्ता? लेकिन यह सब तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। बेशक, अगर तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है तो हम इस सगाई को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सच तो यह है कि तुम इस रिश्ते के फायदे और नुकसान को अच्छे से समझते हो, लेकिन तुम फिर भी ऐसे दिखावा करते हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देते, बल्कि इसकी जगह तुम चेंजी की तरफ देखने लगते हो। छोटे भाई को लू परिवार की बेटी क्यों नहीं पसंद? चेंजी धीरे से हंसता है। मेरी कोई खास पसंद नहीं है। मैं बस ताकतवर लोगों की इज्जत करता हूँ। लू परिवार की वह लड्डकी तो बस एक शो पीस है। मैं सच में उसे अपने से कम समझता हूँ। तुम अपनी आईब्राउ थोड़ी ऊपर उठाते हो। ताकतवर की इज्जत करना, ताकतवर की इज्जत करना तो अच्छी बात है, लेकिन वह कहता है कि लू परिवार की बिडिडी बेटी बेकार है। जो जानकारी तुम्हें मिली है उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सच में एक शोपीस? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लू परिवार के मुखिया की 2 बेटियां हैं। एक है बिडिडी बेटी लिया रुयान। हमारे सर्कल के अमीर लोग लू परिवार की इज्जत करते हैं और उसे इज्जत से बडिद्धी राजकुमारी कहते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाना और बुराई करना कभी खत्म नहीं होता और उसने भी उन्हें निराश नहीं किया है। वह जिंगदू के अमीर लोगों में अपनी फिजूल खर्ची के लिए बदनाम है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह कितनी अजीब हरकतें करती है। 10 साल की उम्र में उसे लगा कि उसके परिवार का प्राइवेट जेट बहुत ज्यादा फॉर्मल और बोरिंग है, इसलिए उसने रास्ते पर पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट्स को बुलाया ताकि वह पूरे प्लेन पर काले और सफेद रंग की खोपड़ियां बना सके। इस वजह से लू परिवार के मुखिया को एक जरूरी मीटिंग से ठीक पहले एक आम फ्लाइट की फर्स्ट क्लास सीट बुक करनी पड़ी थी।
15 साल की उम्र में उसे सजा के तौर पर पूर्वजों के कमरे में घुटनों के बल बैठने को कहा गया। उसने वहां पूर्वजों की तस्वीरों के आगे खिलौनों की एक लाइन लगा दी और कहा कि यह पूर्वजों का मन बहलाने के लिए है। 16 साल की उम्र में उसने एक बिना नाम वाले अकाउंट से पोस्ट कर दिया कि लू परिवार का रियल एस्टेट बिजनेस डूबने वाला है, जिसकी वजह से उनके शेयर्स की कीमत अचानक बहुत गिर गई और दो परिवारों के बीच होने वाला रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया। जब ल्यू परिवार के मुखिया ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए तो उसने तुरंत अपने ही परिवार के राज बेच दिए एक गॉसिप मैगजीन को, ताकि उसे पॉकेट मनी मिल सके। 17 साल की उम्र में उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। लू परिवार के मुखिया से मिले पैसों से उसने एक नाइट क्लब खोला, जिसका नाम उसने लू फैमिली ग्रेव रखा। उसने ओपनिंग के दिन पूजा पाठ करने के लिए पंडितों को भी बुलाया और कहा कि यह उसके पापा के फेंगशुई के असर को खत्म करने के लिए है। आखिरकार बिना लाइसेंस के चलने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। जब वह 20 साल की हुई तो लू परिवार अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने उसे देश से बाहर भेज दिया। मैंने सुना है कि वह अब वापस आ रही है। मेरे पास लू परिवार की बेटी बेटी के ऐसे कारनामों की एक पूरी लिस्ट है। क्या आप और सुनना चाहते हैं बडिद्धे भाई? तुम्हारा मुंह थोड़ा सा हिलता है। लू परिवार की यह बडिद्धि बेटी सच में एक नमूना है। जब उनकी दो बेटियां हैं और बडिद्धि बेटी इतनी अजीब है तो दूसरी बेटी को वारिस क्यों नहीं बना देते? लू परिवार की दूसरी बेटी लू श्याओ बचपन से ही कमजोर और बीमार रहती है और उसे परिवार की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह हर चीज में अपनी बहन को आगे रखती है और हमेशा उसकी गलतियों को सुधारती है। सच कहें तो ऐसी बहन के साथ रहकर उसकी किस्मत ही खराब है। तुम हाँ में सिर हिलाते हो, जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत ही समझ आया हो। शंजी की ये बातें सुनकर चेन परिवार को भी लगता है कि यह शादी एक आग का कुआं है जिसमें तुम दोनों में से कोई भी नहीं कूद सकता। छोटे फैन, छोटे जी, मम्मी और पापा को थोड़ा और वक्त दो। हम इस सगाई को तोड़ने का कोई अच्छा रास्ता निकाल लेंगे। तुम भी आगे कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप सिर हिला देते हो। ठीक है। एक सुकून भरी रात के बाद अगली सुबह तुम जल्दी उठते हो, लेकिन देखते हो कि पूरा परिवार पहले ही कहीं जा चुका है और सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हैं। आंट जाओ, क्या छोटा भाई जीए भी घर पर नहीं है? बडिढे यंग मास्टर के सवाल का जवाब देते हुए छोटे यंग मास्टर अभी तैयार हो रहे हैं। वह थोड़ी देर में बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह कहाँ जा रहे हैं? और वह मुझे अपने साथ भी नहीं ले जा रहे। क्या कल हमारी बात नहीं हुई थी कि वह मेरा ध्यान रखेंगे? असल में यहाँ बहुत देर तक रहना सच में बहुत बोरिंग है। इससे अच्छा है कि मैं उनके साथ चला जाऊं और देखूं कि यह बड़े परिवार के लोग रोज क्या क्या करते हैं। इससे पहले कि अंजू कोई जवाब देती, चेंजी के कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। क्या तुम इससे भी तेज बोल सकते हो? मुझे अपने कमरे तक तुम्हारी आवाज आ रही थी। इस वक्त वह पूरी तरह तैयार और बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वह तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता है। मैं किसी आम जगह पर नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम सच में चलना चाहते हो तो मैं ले चल सकता हूँ, लेकिन अगर वहां जाकर तुमने मेरी नाक कटवाई, आंट जाओ। देखिए, छोटा भाई सच में मुझसे नफरत करता है। इससे अच्छा है कि मैं मम्मी पापा और दीदी के पास चला जाऊं। तुम बच्चों की तरह शिकायत क्यों कर रहे हो? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। चेंजी धीरे से दरवाजे पर लात मारता है और उसे थोड़ा और खोल देता है। फिर वह अपनी स्टाइलिंग टीम को बुलाता है ताकि वह तुम्हें तैयार कर सके। जाओ जाओ जाओ। बाद में अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। वह मुद्दाता है और अपने कपड़ों के कमरे में चला जाता है। मैं तुम्हारे लिए एक सूट पसंद करता हूँ। 1 घंटे बाद दोनों यंग मास्टर्स बाहर निकलते हैं। उनके आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स की कई गाड़ियां चल रही थीं, जो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था, और वे सब शान से जिंगदू की तरफ बढ़ने लगते हैं। उत्तर में युंगसी माउंटेन की चोटी पर बना जिंगोंग मैनर, यह चेन परिवार की ही एक प्रॉपर्टी है। शेंजी के 18वें जन्मदिन के मौके पर चेंशी और लूरू ने इसे उसे गिफ्ट किया था। उसके बाद से यह जगह अमीर घर के लड्डिडकियों के मिलने जुलने की जगह बन गई। ये जगह बहुत बडिड्डी तो नहीं थी, लेकिन बेहद खूबसूरत और आलीशान थी। मैनर के मेन गेट पर कई छुपे हुए कैमरास लगे हैं, जो आने वाले मेहमानों के चेहरे स्कैन करते हैं और उनकी पहचान खुद ब खुद कर लेते हैं और उनका नाम डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। किसी भी आम इंसान को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अगर आप यहाँ रोज आते हैं तो आपको बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दिया जाता है, और जो बहुत खास मेहमान होते हैं उन्हें मैनर का मैनेजर खुद अंदर लेकर जाता है। रही बात चेंजी की, तो कहना ही क्या। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, मैनर के सारे लोग अपना काम छोड़ देते हैं और उसके स्वागत के लिए गेट पर इकट्ठे हो जाते हैं। तुम भी उसके पीछे पीछे इतने शानदार तरीके से अंदर आते हो। फ्रंट हॉल से गुजरते हुए चेंजी आराम से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। वह बीच बीच में नौकरों को काम समझाता रहता है, जैसे कि चीजों को कैसे रखना है, या फिर किसी खास मेहमान के खाने पीने की पसंद के बारे में बताता है, जो बहुत ही खास मेहमान होते हैं। वह बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल शांत था। लोगों को संभालने का उसका तरीका सच में लाजवाब था। बस एक इशारा या एक नजर ही काफी थी और उसके लोग समझ जाते थे कि वह क्या चाहता है।
आज की पार्टी 12 बजे शुरू होनी थी। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए कई सारे प्रोग्राम रखे गए थे, जो इन अमीर लड्डू का मन बहलाने के लिए काफी थे। खासकर शाम को होने वाला मास्करेड बॉल। हालांकि चेंजे खुद आमतौर पर इसमें हिस्सा नहीं लेता था। शहर के सबसे बेडिडिडे अमीर परिवारों में से कम 20 या 30 परिवार वहां थे, और उन परिवारों के कई सारे लोग जो अक्सर आते जाते रहते हैं ऐसे सोशल इवेंट्स में। उनकी गिनती काफी ज्यादा थी, और चेंजी ने लगभग उन सभी को इनविटेशन भेजा था। इसलिए ये सारे लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि चेन परिवार का असली बेडिडिधा बेटा वापस आ चुका है। वे सब इस तमाशे को देखने के लिए बेचैन थे, और कोई एक भी मेहमान गायब नहीं था। आज सच में बहुत ज्यादा रौनक होने वाली थी। जैसे ही 12 बजने वाले थे, लगभग सभी लोग पहुंच चुके थे। हमेशा की तरह वे 3 या 5 के छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठे हो गए, लेकिन इस बार उनके पास बात करने का सिर्फ एक ही टॉपिक था। वे साफ तौर पर और छुपे ढंग से तुम्हारी तुलना चेंजी से कर रहे थे। ज्यादातर लोग बस देखना चाहते थे। वह सोचना चाहते थे कि चेन फैमिली का असली खून कैसा होगा। जो बचपन से सड़कों पर रह रहा है, वह सच में कैसा दिखता होगा। जब उन्होंने चेंजी को आते हुए देखा, तो कुछ लोग जो आमतौर पर उसके अच्छे दोस्त थे, उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया और एक के बाद एक बोलने लगे। उन्होंने वही सवाल पूछा जो सबसे जरूरी था। चेंजी, आज तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आज कितने लोगों का दिल चुराने का इरादा है? उसने एक खास स्टारी वाइट सीरीज का सूट पहना हुआ था, जिसे देश के एक बड़े डिजाइनर ने खास तौर पर उसके लिए बनाया था। यह सूट बहुत ही सुंदर और महंगा था, जिसमें से पुराने जमाने के अमीर लोगों जैसी वाइब आ रही थी। हमारे बड़े यंग मास्टर चेन की बात ही कुछ अलग है। उस लड़के की तो बात ही छोड़ो जिसे अभी वापस लाया गया है। हम भी उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन अब तो वह चेन फैमिली का असली बड़ा बेटा बन गया है। क्या अब हमें उसे बुलाने का तरीका बदलना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, क्या बदलना? हमारे दिल में तो सिर्फ चेंजी ही असली बड़े यंग मास्टर हैं। वैसे चेंजी, तुम्हारी फैमिली का वह दूसरा लड़का अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या तुम उसे बाहर की दुनिया नहीं दिखाने वाले? उसे भी देखने दो कि तुम कितने बड़े आदमी हो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर वह वापस आ भी जाए, तो भी वह उन्हें तुमसे कभी नहीं छीन सकता। या फिर छोड़ो, रहने दो। उसके आने से हमारे गोल्डन पैलेस का लेवल ही गिर जाएगा। मैंने सुना है कि वह झुग्गी झोपड़ियों से आया है। आखिरकार वह और कुछ नहीं, बस एक गंवार देहाती ही है जिसे किसी के सामने लाया नहीं जा सकता। वह तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? वहां मौजूद सभी लोग बहुत चालाक थे। कोई भी आसानी से समझ सकता था कि चेंजी की तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए उन्होंने जो बातें कही, वह एक तरह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए चेंजी की तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग जो किसी की तरफ नहीं थे, वह बस चुपचाप तमाशा देखना चाहते थे। और कुछ लोग जिन्हें चेंजी का तरीका पसंद नहीं था, उन्होंने दबे मुंह से उसका मजाक उड़ाया। चाहे एक शेर का वक्त बुरा चल रहा हो, लेकिन उसके अंदर का खून तो असली ही रहेगा। कुछ लोग खुद को चाहे कितना भी सजा लें, वह कभी असलियत को नहीं बदल सकते। चेंजी भीड़ में चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपनी उंगलियों में एक महंगा पुराना कप पकड़ा हुआ था। न तो वह उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था और न ही उन्हें रोक रहा था। तुम सब जल्द ही देख लोगे कि वह कैसा दिखता है। उसने अपनी बात को थोड़ा रहस्यमयी रखा, जिससे कोई समझ नहीं पाया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके इस तरीके ने वहां मौजूद सभी लोगों को और भी ज्यादा उत्सुक कर दिया। जैसे ही पार्टी शुरू होने वाली थी, चेंजी ने मैनेजर को भेजकर तुम्हें बुलाने के लिए कहा। सभी लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे और उन्हें खाना शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी। सभी लोग बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। अमीर घराने के बच्चों की पूरी भीड़ वहां बैठी हुई थी। उनका रोब पहले से ही बहुत ज्यादा था, और अब तो वह सब मिलकर एक ही इंसान को घूरने वाले थे। कोई भी आम इंसान पूरी तरह डर जाता। अंदर आते ही उसके पैर कांपने लगते, और वहां चेंजी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। उसका रोब साफ दिख रहा था। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि किसी ने शिकायत की, बहुत धीरे चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह डर के मारे आ ही नहीं रहा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। इस लड़के को कहाँ से बुलाया है? इतना समय क्यों लग रहा है? हमारा समय बहुत कीमती है। क्यों न हम उसका इंतजार करना छोड़ दें और सीधे पार्टी शुरू करें? लेकिन ठीक उसी वक्त एक नौकर ने आकर बताया, यंग मास्टर्स और लेडीज, थोड़ा सब्र रखें। यंग मास्टर चेन फैन आ गए हैं। सभी लोग तुरंत ध्यान देने लगे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने तो पहले से ही मजाक उड़ाने की तैयारी कर रखी थी। तभी गोल्डन पैलेस के मैनेजर के ठीक पीछे से एक लंबा और सुंदर लड़का बड़े ही ढंग से अंदर आया। पार्टी का बड़ा हॉल चमकदार मेहमानों से भरा हुआ था और ग्लास आपस में टकरा रहे थे। लेकिन जैसे ही तुम सामने आए, सब कुछ एकदम से रुक गया। सबकी निगाहें एक साथ तुम पर टिक गईं। तुम्हारा चलने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। तुम्हारा हर एक कदम बिल्कुल नपातुला लग रहा था, जैसे तुमने इसकी 1000 बार प्रैक्टिस की हो। तुम्हारा रोब सच में वहां मौजूद किसी भी इंसान से थोड़ा सा भी कम नहीं था, और तुम्हारे चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वहां सभी ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे और हीरे जवाहरात चमक रहे थे, लेकिन तुमने एक नए चाइनीज स्टाइल का सूट पहना था, जिसमें तुम किसी सुंदर तस्वीर की तरह लग रहे थे। बहुत ही प्यारे और सबसे अलग, और तुम्हारे अंदर एक अलग ही ताकत दिख रही थी। इस तरह देखने पर तुम और चेंजी सच में बिल्कुल सगे भाई लग रहे थे। जब तुम दोनों साथ खड़े हुए, तो बाकी सब उनके सामने फीके पड़ गए। नहीं,
ये कहना सही होगा कि तुम चेंजी से भी ज्यादा चमक रहे थे। तुम्हारा चेहरा, जो बिल्कुल चैन फैमिली जैसा था, उसे देखकर कोई भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। अगर तुम्हें सबसे सुंदर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया, और उनका ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा चेंजी ने सोचा था। उसने बस अपनी एक आईब्राउ थोड़ी ऊपर उठाई। जब तुम चलते हुए चेंजी के पास पहुंचे, तब तुमने आराम से कहा, हेलो सभी को, मैं चेन फैमिली का बड़ा बेटा चेन फान हूँ। तुम चेंजी से भी ज्यादा शांत लग रहे थे। अब हैरान होने की बारी चेंजी की थी। ऐसा लग रहा था कि जो डर तुम घर पर दिखाते थे वह बस एक नाटक था। तुम्हारे चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। पूरे कमरे में शोर मच गया। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन फैमिली का बड़ा बेटा उनकी सोच से इतना अलग होगा। यहाँ तक कि जो लोग बहुत घमंडी थे वह भी तुम्हें देखकर दंग रह गए। कुछ लोगों ने तो सवाल भी उठाया, ऐसा नहीं हो सकता है ना? क्या ये सच में चैन फैमिली का बड़ा बेटा है, वही जो झुग्गी झोपड़ियों से आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि चैन फैमिली ने अपने असली खून को बचाने के लिए उसे कहीं छुपाकर बड़ा किया हो? नहीं तो कोई लड़का इतना शानदार कैसे हो सकता है? अगर कोई कहता कि तुम झुग्गी झोपड़ियों से आए हो तो कोई इस बात पर कभी यकीन नहीं करता। बहुत से लोग चुपके से दोनों भाइयों को बार बार देख रहे थे। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती? इनके एक जैसे कपड़ों को देखकर क्या लगता है कि इनकी आपस में नहीं बनती? साथ ही वह यह भी देखना चाहते थे कि चेंजी, जिसकी सारी चमक फीकी पड़ गई थी, वह इस वक्त क्या करेगा। चेंजी, कुछ तो बोलो, क्या ये सच में तुम्हारा भाई है? 100% असली। चेंजी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, और अभी भी उसके चेहरे पर वही घमंड था। उसका लोगों को ज्यादा कुछ बताने का कोई इरादा नहीं था। छोटे भाई, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? तुमने खुद आगे बढ़कर पूछा। चेंजी ने गुस्से से कहा, वह सब सामने ही तो हैं, खुद जाकर उनसे बात कर लो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि चेंजी अपने इस भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर भी उन्हें चैन फैमिली के बड़े बेटे को इज्जत तो देनी ही थी। बहुत से लोग खुद आगे बढ़कर तुमसे बात करने लगे, खास तौर पर लड़कियां, जो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही थीं। बस चेंजी की इज्जत की वजह से वह इस बात को ज्यादा दिखा नहीं रही थी। तुमने भी बस आराम से उनकी बातों का जवाब दिया। आखिरकार कोई प्यार से बात करे तो उसे मना नहीं किया जाता। तुम्हें भी थोड़ी इज्जत तो देनी ही थी इन अमीर घराने के लड़के लड़कियों को, है ना? ज्यादातर अमीर लड़के चेंजी के आसपास खड़े थे, और जब उन्होंने देखा कि सब तुम पर ध्यान दे रहे हैं तो उन्हें चेंजी के लिए बुरा लगा। चेंजी, क्या तुम बस देखते रहोगे कि वह तुम्हारी जगह ले रहा है? तुम्हें याद रखना चाहिए कि चैन फैमिली ने तुम्हें कितनी मेहनत से बड़ा किया है। मुझे सच में लगता है कि यह तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। चेंजी, बस एक बार इशारा करो और हम बाद में उसे सबके सामने नीचा दिखाएंगे। चेंजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। बस एक ही तो नया इंसान आया है। तुम लोग मजा करो, सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा। लेकिन हमेशा एक या दो परेशानी खड़ी करने वाले मिल ही जाते हैं। मैं कहता हूँ बड़े यंग मास्टर चैन। ओह रुको, नहीं, मुझे कहना चाहिए दूसरे यंग मास्टर चैन। यंग मास्टर वैंग ने अचानक बोलना शुरू किया, और बीच में ही रुककर नाटक करते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। तुम अभी भी यहाँ के मालिक की तरह क्यों पेश आ रहे हो? गोल्डन पैलेस तो चैन फैमिली के मुखिया ने बड़े बेटे को तोहफे में दिया था। यहाँ तुम्हारा नाम इस जगह से मेल नहीं खाता। अब जब इसका असली मालिक यहाँ आ गया है तो क्या तुम्हें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? कैपिटल के इस बड़े ग्रुप का एक बहुत बड़ा नाम था। वह आम दिनों में भी चेंजी को सबसे ज्यादा परेशान करता था। अब जब उसे इतना अच्छा मौका मिला था तो वह इसे छोड़ने नहीं वाला था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? गोल्डन पैलेस पर तो साफ साफ चेंजी का नाम लिखा हुआ है। ये बहुत पहले से उसका है। अब इस बात को उठाने का क्या फायदा? ये फैसला हम दोनों नहीं कर सकते। चेंजी के कुछ दोस्तों ने उसकी तरफ से बात की, लेकिन वह खुद बिल्कुल शांत रहा। अगर मेरा भाई इसे संभाल सकता है तो मुझे गोल्डन पैलेस उसे देने में कोई ऐतराज नहीं है। उसके इन शब्दों में, उनकी बातों में थोड़ा मजाक और नफरत साफ दिख रही थी। वहां खड़े लोग थोड़ा हंसने लगे। अगर वह तुम्हें दे भी दे तो भी तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या तुम इसे चला भी पाओगे? क्योंकि यह मेरे छोटे भाई का है। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता कि उसकी पसंद की चीज छीन लूं। बड़े यंग मास्टर चैन, आपके इस शांत और बिना मुकाबला करने वाले नेचर के साथ ऐसी खतरनाक जगह पर, चैन फैमिली में, आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। ये देखकर कि आपने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, यंग मास्टर वांग मन ही मन आपको कोसने लगे कि आपको अपनी भलाई की समझ नहीं है। एक पंडित ने मुझे बताया था कि मेरी किस्मत में 100 साल की लंबी जिंदगी लिखी है। आपका यह बेपरवाह अंदाज, इससे यंग मास्टर वांग को ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुक्का मारा हो रुई के ढेर पर। अच्छा, तुम सब यहाँ क्यों भीड़ लगा रहे हो? जाओ, जाकर अपना गेम खेलो। चेंजी सबसे पहले मेन हॉल से बाहर निकल गया। वह पास वाले साइड हॉल में चला गया। शुरू से लेकर आखिर तक उसने आपकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। बहुत से लोग उसके पीछे पीछे चले गए। बाकी लोग आपके पास ही रुके रहे और आपसे कुछ बातें निकलवाने की कोशिश करने लगे। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। आप लोग एंजॉय कीजिए। आपने प्यार से उनका ऑफर ठुकरा दिया, उन यंग मास्टर्स और लेडीज का, और एक ऐसी जगह चले गए जहां भीड़ कम थी, क्योंकि इस तरह भीड़ से घिरे रहना काफी अजीब लग रहा था। आप भीड़ से बचते रहे
और अकेले ही कुछ खाने का प्लान बनाने लगे। लेकिन एक कम रोशनी वाले कॉरिडोर से गुजरने के बाद आपकी टक्कर सीधे एक औरत से हो गई। आप उसे दोबारा देखे बिना नहीं रह सके। एक बेहद खूबसूरत चेहरा जो ऐसा लगता था जैसे भगवान ने खुद बनाया हो। उसकी आंखों में हमेशा एक शरारत सी रहती थी और बहुत सारी बेपरवाही। उसके अंदर से एक खतरनाक चीते जैसी वाइब आ रही थी। आपको शायद पता था कि यह लड़की कौन थी। कैपिटल सर्कल की बदनाम प्लेगर्ल प्रिंसेस। ऐसा लगता है कि वह सच में विदेश से वापस आ गई है। लेकिन आपने उसे अभी मेन हॉल में नहीं देखा था। और चेंजी के नेचर को देखते हुए उसने तो उसे बिल्कुल नहीं बुलाया होगा। तो शायद वह खुद ही चुपके से अंदर आ गई थी। गोल्डन पैलेस में चुपके से आने के लिए काफी दिमाग चाहिए होता है। आप उसके साथ ज्यादा पंगे में नहीं पड़ना चाहते थे। आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुके और फिर उसके पास से निकलने लगे। लेकिन लू रुयान ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाकर आपका रास्ता रोक लिया और उसने जो बातें कही वह बिल्कुल अजीब थीं। हे हैंडसम, तुमने अभी मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखा। क्या तुम मुझसे चुपके से प्यार करते हो? आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिल्कुल वैसी ही बेशर्म थी जैसा लोगों से सुना था। इतने अच्छे चेहरे और आवाज का क्या फायदा जब दिमाग ही ना हो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। कैसा प्यार? आपने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया। बहाने बनाना बंद करो। मैं समझती हूँ मेरी खूबसूरती के जादू से कोई नहीं बच सकता। बिना असर हुए आपकी मुट्ठियां बंद गईं। ऐसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। आप बस मुड़े और वहां से चल दिए, दूसरी तरफ जाते हुए। तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ मत, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। लू रुयन बेशर्मी से आपके पीछे पीछे चलने लगी। किस्मत से किसी ने इस शोर शराबे पर ध्यान नहीं दिया। हैंडसम। हे क्यूटी, तुम किस खानदान से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? उसके इस तरह पीछे पड़ने से परेशान होकर आपने पीछे मुड़कर उसे गुस्से से देखा। और तुम किस खानदान से हो? मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? मैं तो तुम्हारे ही परिवार से हूँ। क्या तुम ढंग से बात करना भूल गए हो? तुम अचानक कहाँ से टपक पड़े? जब पार्टी शुरू हुई थी तब तो तुम यहाँ नहीं थे। लू रुयान ने झूठी लाचारी दिखाते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए और उसकी आवाज थोड़ी सीरियस हो गई। अच्छा ठीक है, मैं सच बताती हूँ। असल में मुझे यंग मास्टर चेंजी ने ड्रिंक सर्व करने के लिए रखा है। आपको अचानक झटका लगा। ये लड़की, इसे अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं थी जो ऐसी बात इतने आराम से बोल रही थी। और अगर चेंजी ने किसी होस्टेस को बुलाया होता तो क्या उसे अपनी जान का डर नहीं था उसकी इज्जत खराब करने के लिए? कोई हैरानी नहीं कि वह लू रुयान को पसंद नहीं करता था। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? लू रुयान अचानक आपके काफी पास आ गई। अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। भाग जाओ यहाँ से। अब और बर्दाश्त ना करते हुए आपने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बच गई। सारे हैंडसम लोग इतने गुस्से वाले क्यों होते हैं? सारे? तुम और किसके बारे में बात कर रही हो? आपने उसकी बात पकड़ ली। वही बदनाम यंग मास्टर चेंजी, और कौन? वह बहुत गुस्से वाला है, पता है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? लू रुयान ने एक बार फिर पास आने का मौका ढूंढा और आपके कान में धीरे से कहा, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से किसी का खून करते देखा है। उसका तरीका बहुत ही डरावना था। अच्छा ऐसा है क्या? आपने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। उस वक्त मुझ में वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर जब उसने तुम्हें बुलाया तो तुम आई क्यों? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हें मार देगा? मैं क्या करती? उसने पैसे ही इतने ज्यादा दिए थे। वह सच में इस नाटक में खो गई थी। तो जाओ अपने यंग मास्टर चेंजी को ढूंढो। मेरे पीछे पड़ना बंद करो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस जैसे बंदे के पास नहीं जाऊंगी। जो भी उससे शादी करेगा उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। लू रुयान डर की बातें कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी थी। आप भी उसके साथ थोड़ा मुस्कुराए और फिर उंगली से उसके पीछे खड़े गुस्से वाले आदमी की तरफ इशारा किया। है, वह ठीक तुम्हारे पीछे है। लू रुयान पूरी तरह कांप गई और अचानक उसकी नजर चेंजी के गुस्से वाले चेहरे पर पड़ी। वह तुरंत भागी। आपके पीछे? मैं तो डर ही गई। तुम ही सबसे हैंडसम और अच्छे दिल वाले हो क्यूटी, नहीं तो मेरी जान तो चली ही जाती। आप पीछे हट गए उससे दूरी बनाने के लिए। मैं इस लड़की को नहीं जानता। इसने ये सब खुद ही बोला है। ये तो कह रही थी कि तुमने इसे होस्टेस के रूप में रखा है, छोटे भाई। लू रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह आपको हैरानी से देखने लगी। तुमने मुझे इतनी जल्दी फंसा दिया। तो अगली बार मैं थोड़ा रुक कर बताऊंगा। चेंजी की नजर आप दोनों पर घूमने लगी। उसके आसपास का माहौल और भी ठंडा हो गया। लू परिवार की बड़ी बेटी को होस्टेस के रूप में रखना मेरे लिए सच में बड़े सम्मान की बात है। ठीक उसी वक्त वहां खड़े लोग इकट्ठे हो गए। इस हैरान करने वाली बात को सुनकर पूरे कमरे में सब हैरान रह गए। तेरी भली हो, मैंने अभी क्या सुना? लू परिवार की बड़ी बेटी यहाँ है। क्या वह पिछले कुछ सालों से विदेश में नहीं थी? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे पहले नहीं देखा था। एक होस्टेस? ऐसा नहीं हो सकता है ना? हम दूर थे इसलिए शायद हमने गलत सुन लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके नेचर को देखते हुए वह सच में ऐसा कुछ कर सकती है? क्या हम उसे ऑर्डर दे सकते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारी तो बारी ही नहीं आएगी। वह तो सिर्फ चैन परिवार के बड़े और छोटे यंग मास्टर्स के लिए है। ये किस तरह का झगड़ा है? ये तो बहुत अजीब बात है। क्या कुछ और भी अजीब हुआ था? मेरे यहाँ आने से पहले लोग आपस में बातें करने लगे और वहां मछली बाजार जैसा शोर हो गया। ये बातें सुनने में और भी अजीब लग रही थीं। चुप रहो, चेंजी ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में दबदबा था। इसके तुरंत बाद उसने लू रुयान की तरफ देखा।
उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। मिस लू बिना बुलाए यहाँ आई हैं। इस बार मैं इस बात पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चैन फान से दूर रहें और हमारे चैन परिवार के हर सदस्य से दूर रहें। ये कहने के बाद उसने आपकी तरफ एक इशारे से देखा। ऐसा नहीं चलेगा। क्या हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी की बात नहीं हुई थी? अब उस रिश्ते को निभाने का वक्त आ गया है। लू रुयान की यह हैरान करने वाली बातें चेंजी को गुस्सा दिलाने के लिए थीं। वहां खड़े यंग मास्टर्स और लेडीज और भी एक्साइटेड हो गए। हर कोई इस तमाशे को पास से देखने के लिए तैयार हो गया। चेंजी ने गुस्से से उसे देखा। क्या तुम हमेशा ऐसी ही उल्टी बातें करती हो? तुम शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थीं और इससे बचने के लिए देश छोड़कर भाग गई थीं। वह यह बात बहुत पहले से जानता था, लेकिन यह उसके लिए अच्छा ही था, क्योंकि वह किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो सिर्फ दिखने में अच्छी हो। लेकिन अब लू रुयान अपनी बात क्यों बदल रही थी? हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मैंने सुना नहीं कि तुम्हारे चैन परिवार के असली बड़े यंग मास्टर वापस आ गए हैं? मैं तो अपने आने वाले पति को देखने आई हूँ। चेंजी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली, लेकिन उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। तो अब जब तुमने उसे देख लिया है तो क्या कहना है? लू रुयान मुस्कुराते हुए आपके पास बैठ गई। पहली ही नजर में जब मैंने उसे देखा, मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया। वहां खड़े सभी लोग उसके लिए थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन वे इस तमाशे को देखने के लिए और भी उत्सुक थे। आप पहले से ही जानते थे कि वह कौन है? तुमने आगे बढ़कर पूछा। सही कहा ना, मैंने तो तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई थी। तुमने मुझे पहली ही नजर में कैसे पहचान लिया? मेरी जानकारी, खासकर मेरी फोटोज, कभी बाहर नहीं आई हैं। तुमने अभी थोड़ी देर पहले उसे छोटा भाई कहा था, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, है ना? नहीं, तुम्हें शुरू से ही सब पता था। तुम्हारा मकसद बहुत पक्का है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लड़की पक्का सीधे तुम्हारे पास ही आ रही थी। लू रुइन ने तुम्हारे सामने सीरियस होकर अपना सिर झुकाया। शुक्रिया मेरे होने वाले पति, जो तुमने मुझे इतना समझदार समझा। तुम सच में बहुत समय बाद इस तरह चुप हो गए थे। लियू रुयान ने एक तरह से मौत को दावत दी और फिर चेंजी की तरफ घूमकर बोली, सेकंड यंग मास्टर, मेरे और बड़े यंग मास्टर चेन की शादी के बारे में तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, है ना? तुमने देखा कि चेंजी के चेहरे पर एक मुस्कान आई जो और गहरी होती गई। बिल्कुल नहीं। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। कोई है? इस कचरे को बाहर फेंक दो। तुमने पास खड़े होकर हाँ में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया किया। अरे नहीं, तुम ऐसे क्यों हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसे गोल्डन पैलेस के बॉडीगार्ड्स ने बाहर निकाल दिया। खैर, कैपिटल सर्कल की प्रिंसेस के नाम एक और मजाक जुड़ गया था। बाकी बचे यंग मास्टर्स और लेडीज एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और अंदर ही अंदर अपनी हंसी रोक रहे थे। गोल्डन पैलेस के दरवाजे पर लू रुइन के लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपनी ही मालकिन को बाहर फेंके जाते देख उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि उन्हें सुकून मिला। बड़ी मालकिन, 3 साल तक विदेश में पढ़ाई करने के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। आप इस बार पूरे 10 मिनट तक अंदर टिक पाई हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ी मालकिन सच में कमाल है। लियू रुयान ने आगे बढ़कर उन सबको एक एक थप्पड़ मारा। अगर तारीफ करनी नहीं आती तो जबरदस्ती मत करो। भाग जाओ यहाँ से। वापस गोल्डन पैलेस के अंदर अजीब सा माहौल बना रहा। सब लोग तुम्हारी और चेंजी की तरफ देख रहे थे और बोलने से हिचकिचाए। ही इवन वॉन्ट्स टू स्टील हिज ओन लिटिल ब्रदर्स फियांसे। कितना बेशर्म है। इतने अच्छे चेहरे का क्या फायदा? लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो सीधा बोल देते थे, जो बिना सोचे समझे बोलते थे। वे चेंजी के बचाव में आगे आए। उनकी नजरों में चेंजी और लियू रॉयुन ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। तुम अभी वापस आए हो और आते ही सब कुछ छीन झपट करने लगे। तुम्हारी किस आंख ने मुझे लेरॉयन को छीनते हुए देखा? तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी तो उसने ऐसी बातें क्यों कही? तुम गुस्से के मारे हंस पड़े। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था और उससे फासला बनाकर रखना चाहिए था। तुम्हें इस तरह के मौके पर आना ही नहीं चाहिए था। हमारा सर्कल ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जबरदस्ती घुस सको। इस सर्कल में तुम जैसा एक नाजायज बच्चा भी घूम रहा है। मैं चैन फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकता? जैसे ही ये बात कही गई, पूरी भीड़ में शोर मच गया। जिस यंग मास्टर ने अभी ये बात कही थी वह एक काफी ताकतवर परिवार से था और उसके माँ बाप ने उसे बहुत बिगाड़ रखा था, जिसकी वजह से वह बहुत घमंडी और बदतमीज बन गया था। पहले ऐसी अफवाहें थीं कि उसकी माँ एक मिस्ट्रेस थी जिसने शादी करके अपना रुतबा बनाया था, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया था और जो लोग यह जानते थे उन्होंने अपना मुंह बंद रखा था। लेकिन अब जब तुमने सबके सामने इसका खुलासा कर दिया तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। चेंजी की आंखों में एक बार फिर हैरानी साफ दिखी। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या अंकल जू ने तुम्हें बताया था? लेकिन तुम्हें ये सब इतने अच्छे से कैसे याद है, खासकर तब जब उस यंग मास्टर ने अपना नाम तक नहीं बताया था? तुमने उसके चेहरे को उसके नाम के साथ इतनी सही तरह कैसे जोड़ लिया? जोड़ा रही यार, यही है। इससे पहले कि लोग इस हैरानी से बाहर आते, उन्होंने देखा कि तुमने बोलना जारी रखा। मेरे छोटे भाई ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम मुझे बोलने पर मजबूर करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। लू फैमिली की बड़ी बेटी के लिए जो सच में बेचैन है वह तुम हो या मैं? उस यंग मास्टर का सुंदर चेहरा अब गुस्से से बिगड़ चुका था। उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई। तुम बकवास कर रहे हो। चेन फैमिली ने तुम जैसी चीज को कैसे पैदा किया?
अरे हाँ, तुम तो वैसे भी झुग्गी झोपड़ी से आए हो, क्या पता तुम कोई सड़क छाप नाजायज बच्चे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहचान पर सवाल उठाने की। लेकिन इससे पहले कि वह यंग मास्टर अपनी बात पूरी करता, चेंजी ने उसे बीच में ही रोक दिया। चेंजी को मुस्कुराते हुए देखकर और उंगली से अपने पास बुलाते हुए देखकर उसे लगा कि उसकी बातों से चेंजी खुश हो गया है और अब उसे तारीफ मिलने वाली है। इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा ताकि अपना क्रेडिट ले सके। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। और तुम होते कौन हो? हमारी चेन फैमिली के बारे में बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। वह यंग मास्टर बिल्कुल दंग रह गया। वहां मौजूद ज्यादातर लोग भी हैरान थे, क्योंकि सबके सामने चेंजी हमेशा शांत और तमीज से रहता था। वह लोगों के सामने कभी अपना गुस्सा नहीं दिखाता था, खासकर इस बार जब उसने तुम्हारा साथ दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। फिर उसने तुम्हारा बचाव क्यों किया? अरे रुको, शायद चेंजी सिर्फ अपनी चेन फैमिली की इज्जत बचा रहा था और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। चाओ जी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ उसे बोल रहा था। मेरा चेन फैमिली की बुराई करने का कोई इरादा नहीं था। चेंजी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई और उसकी आवाज भी बहुत नर्म हो गई। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम आगे के प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हो पाओगे। क्यों ना तुम घर जाकर आराम करो। कोई इस यंग मास्टर को बाहर छोड़कर आए। वह यंग मास्टर बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अगर उसके परिवार को पता चला कि उसने नाराज किया है इस सर्कल के उस शख्स को जिसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए, तो वे उसे जान से मार डालेंगे। नहीं शाओ जी, वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्दी से काम किया। यह देखकर कि वह यंग मास्टर बाहर नहीं जा रहा था, उन्होंने उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल दिया। जब लोगों ने अपना सिर घुमाया और तुम्हें चेंजी के पास खड़े देखा, जहां तुम थोड़े घमंड से खड़े थे, तो सब हैरानी से आहें भरने लगे। इस सब का आखिर क्या मतलब है? अपने ही इलाके में रोब जमाना सच में बहुत अच्छा लगता है। यंग मास्टर वांग ने भी गुस्से में अपना मुंह बनाया और फिर किसी दूसरी तरफ चले गए। यह देखकर बाकी लोग भी हंसते मुस्कुराते हुए इधर उधर चले गए। अब वहां सिर्फ तुम और चेंजी एक दूसरे को देख रहे थे। तुमने उसे कैसे गुस्सा दिला दिया? चेंजी ने गुस्से में कहा। मुझे नहीं पता, मैं तो बस चल रहा था और वह मेरे पीछे ही पड़ गया। उस वक्त वह बिल्कुल लाचार लग रहा था। एक के बाद एक ये सब सच में मेरा सिर दर्द कर देते हैं। चेंजी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस तुमसे कहा कि तुम अपना ध्यान रखो और इधर उधर मत घूमना, और फिर वह चला गया। तुम वहां खड़े होकर थोड़ी देर सोचते रहे और चुपके से उसके पीछे चल दिए। इस पार्टी का होस्ट होने के नाते चेंजी आखिर एक सुनसान जगह की तरफ क्यों जा रहा था? पक्का कोई ना कोई गड़बड़ थी। चेंजी बहुत तेज चल रहा था। सिर्फ 2 मिनट में वह मिस गार्डन में पहुंच गया। उसने अपने आसपास के सारे स्टाफ को भेज दिया और उन्हें हिदायत दी कि अगर कोई भी हलचल हो तो तुरंत बताएं। तुमने पूरे रास्ते एक सही दूरी बनाए रखी, न तो ज्यादा पास गए और न ही ज्यादा दूर रहे, और बिना कोई आवाज किए पीछे चलते रहे। कम से कम चेंजी को खुद इसका पता नहीं चला। आधे मिनट बाद एक ऐसा शख्स जिसे देखकर तुम हैरान रह गए, वह चेंजी के सामने आया और दोनों जल्दी जल्दी बातें करने लगे। वह जू शिकुन था। उनकी बातें साफ सुनने के लिए तुम थोड़ा और पास गए, एक बड़े खंभे के पीछे खुद को छुपाते हुए। तुम उनसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थे और तुम्हारे तेज कानों की वजह से तुम इस दूरी से भी उनकी बातें बिल्कुल साफ सुन सकते थे। क्या उन चीजों को अलग कर दिया गया है जो वे लाए थे? हाँ, वे सब यही हैं। सिर्फ वू और लियो फैमिली की तरफ से दी गई चीजें ही काम की हैं। 2 यंग लेडीज जिन्हें हम अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। जू शिकुन ने उसे कुछ पेपर्स दिए। तुमने अपने मन में सोचा, ये सब कब दिया गया? क्या तब से जब सबने अंदर कदम रखा था और उस अंधेरे रास्ते से गुजरे थे? उन्हें कुछ न कुछ देना ही था। तो यंग मास्टर्स और लेडीज की यह आम मुलाकातें, खासकर जो चेंजी रखता था, वह सिर्फ मजे के लिए नहीं थी। पिछली बार जिन 4 लोगों पर मैंने नजर रखने को कहा था जिन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, उन्हें जाकर एक बार फिर समझाओ। उसने आराम से पेपर्स को पलटा और उसकी नजर ठंडी हो गई। उन्हें एक आखिरी मौका दो, नहीं तो उन्हें सीधा ब्लैक लेजर में डाल दो। ब्लैक लेजर? तुमने सच में इसके बारे में पहले भी सुना था? ऐसी अफवाह थी कि वह ब्लैक लेजर को खास तौर पर चेन फैमिली सब कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल करती थी। उन लोगों या ग्रुप्स के काले राज जो उनके लिए खतरा बन सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो उसमें बहुत से लोगों की कमजोरी थी। अब ऐसा लगता है कि उस ब्लैक लेजर को संभालने वाला चेंजी था, और अंकल जो घर के बटलर थे, वह सच में सीधे उसी से ऑर्डर्स ले रहे थे। हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार वे सब तो बस बेकार और लालची लोग हैं। वे आपके काम के सामने कहाँ टिक सकते हैं, सेकंड यंग मास्टर? चेंजी ने थोड़ा मुस्कुराकर अपना मुंह बनाया। बिना कोई साफ जवाब दिए उसने कहा, ओ हाँ, उन यंग मास्टर्स और लेडीज के बारे में जो आज यहाँ आए थे। क्या आपने उनकी पहचान मेरे भाई को बताई थी? मैंने सिर्फ लू फैमिली के बारे में बताया था। फिर तो यह अजीब है। चेंजी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह अभी अभी आया है और जिन लोगों से वह मिला है वे सिर्फ हम चेन फैमिली के लोग हैं। तो उसे ये सब बातें कहाँ से पता चली? शायद हम सब ने बड़े यंग मास्टर को कम समझा है। वे उतने सीधे नहीं हैं जितने ऊपर से दिखते हैं। कम से कम उनका दिमाग और मिजाज बहुत अलग है।
यह अंकल जो की सच्ची राय थी। लोगों को लेकर उनका अंदाजा हमेशा बिल्कुल सही होता था। उनका पास्ट अभी भी बिल्कुल खाली है। कोई भी काम की जानकारी नहीं मिली है। चेन जी इसी बात से सबसे ज्यादा परेशान था। चेन फैमिली के बाहर के और छुपे हुए बिजनेस बहुत बड़े थे और अंडरग्राउंड दुनिया में उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे। भले ही स्लम्स बिल्कुल अलग थे और वहां जानकारी मिलना मुश्किल था, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी क्लू न मिले। या तो कोई जानबूझकर इसे छुपा रहा है। नहीं, सिर्फ हम नहीं, यहाँ तक कि मास्टर, मैडम और तीनों मिस ने भी कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। जो शिकन थोड़ी देर हिचकिचाए और बोले, क्यों ना हम बड़े यंग मास्टर से सीधे पूछें और देखें कि वे क्या कहते हैं। वे अभी अभी चैन फैमिली में वापस आए हैं। शायद वे अभी हम पर भरोसा न करें। इसके अलावा मम्मी, पापा और मेरी बहनें इस बात से डरते हैं कि कहीं उनकी बुरी यादें ताजा न हो जाएं। छोड़ो इसे, ये अभी के लिए उनकी बातों को साइड में रखते हैं। आप अपनी आईब्रो उठाते हैं। मेरे बारे में पता लगाना चाहते हो? चैन फैमिली देश में बहुत ताकतवर हो सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया में वे अभी भी थोड़े पीछे हैं। आप उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें सच पता चलेगा, ताकि देख सकें कि आखिरकार कितने छुपे हुए राज आपकी फैमिली के पास हैं। ये थोड़ी सी जानकारी बिल्कुल काफी नहीं है। अंकल जो, आप अपने आदमियों को लेकर नजर रखते रहिए। अगर उन्होंने आज कुछ और नहीं उगला तो वे इस घर के दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएंगे। और जहां तक उन दोनों की बात है जिन्हें जल्दी निकाल दिया गया था, उन्हें खुशकिस्मत समझो। यह देखकर कि उनकी बात खत्म होने वाली है, आप उनसे पहले वहां से निकल जाते हैं और फिर आपको लोगों की भीड़ घेर लेती है। वे आप पर सवालों की बारिश करने लगते हैं और घुमा फिराकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। चेनजी ने जब वहां आया तो यही नजारा देखा। जब उसकी नजर आप पर पड़ी तो उसने गुस्से में अपना मुंह बनाया, अपना सिर घुमाया और कहीं और चला गया। लेकिन एक ऐसे कोने में जहां कोई देख नहीं सकता था, वह फिर से सिक्योरिटी हेड से बात कर रहा था। हे, क्या आज रात का मास्करेड बॉल प्लान के मुताबिक ही होगा? हाँ, आखिरकार इस बार बड़े यंग मास्टर भी यहाँ हैं। इतने सारे अलग अलग लोगों के बीच हम शायद तुरंत उनकी सेफ्टी पक्की न कर पाएं। इसके अलावा मिस लू भी यहाँ हैं। इससे पहले कि सिक्योरिटी हेड अपनी बात पूरी करता, चेनजी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगर मैं उसे अपने ही इलाके में नहीं बचा सकता तो मेरा क्योटो में रहने का कोई हक नहीं है। समझ गया। इस बीच एक ऐसी जगह जहां चेनजी का ध्यान नहीं गया, अमीर बच्चों का एक ग्रुप आपको खींच रहा था ताकि वे अपने सर्कल के गेम्स खेल सकें। उन्हें पक्का यकीन था कि आपने दुनिया नहीं देखी है, इसलिए उन्होंने आपको बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया। लेकिन वे एक बार भी कामयाब नहीं हुए। आपके पास हमेशा उन्हें मना करने के कई तरीके और बहाने थे, या फिर आप गलती से गेम खराब कर देते थे जिससे सबका मजा खराब हो जाता था। और तो और आखिर में वे खुद ही बेवकूफ बन गए और आप बस एक मासूम चेहरे के साथ उन्हें देखते रहे, जैसे आपको पता ही ना हो कि आपने क्या गलत किया है। इससे सबके अंदर गुस्सा भर गया और वे उसे निकाल नहीं पा रहे थे। वे आपस में ही झगड़ने लगे। इस हंगामे ने आखिरकार चेनजी को वहां बुला लिया। उसने एक बार फिर गुस्से में अपनी आईब्रो उठाई। यहाँ क्या चल रहा है? क्या मेरे न होने पर तुम लोग इसे परेशान कर रहे थे? इससे पहले कि कोई और कुछ बोल पाता, अब बहुत तेजी से आगे बढ़े और तुरंत उसके पास चले गए। छोटे भाई, तुम आखिरकार आ गए। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। हम एक भी गेम पूरा नहीं कर पाए। ये साफ तौर पर खुद को बेचारा दिखाने जैसा था और इसमें थोड़ा नखरा भी था। चेनजी ने आपको देखा, फिर भीड़ की तरफ देखा। जब तुम खेलना नहीं चाहते तो कोई नहीं खेलेगा। जाओ बैंकेट हॉल में बैठो, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। भीड़ बहुत गुस्से में थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे कैसे समझाते कि उनका काम अभी खास तौर पर आपको टारगेट नहीं कर रहा था। चेनजी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। ऐसा करके शायद वह पहले से ही आपका साथ दे रहा था। आगे क्या होने वाला है ये सोचे बिना चेनजी आपको अपने साथ खेलने नहीं ले गया और आपको कहीं और भेज दिया, जहां आप शाम के मास्करेड बॉल तक रहे। असल में अब तक लोगों का खेलने का इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, खासकर चेनजी से डांट खाने के बाद। इसके अलावा उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा खेला था, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं बचा था। दूसरी तरफ आपको इसमें काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि ऐसा लगा कि आपने फिर से किसी को देख लिया था। आपने आराम से एक काला और सफेद पंख वाला मास्क उठाया। बॉल शुरू होने के बाद जब सब लोग डांस फ्लोर पे जाने लगे तो आप भी म्यूजिक के साथ धीरे से डांस फ्लोर पे चले गए। आप पहले तो बस आराम से डांस कर रहे थे और आपकी नजर कहीं और घूम रही थी, लेकिन तभी कोई सीधे आपके पास आया, आपका हाथ पकड़ा और आपके साथ कपल डांस करने लगा। बड़ी मिस फिर से अंदर कैसे घुस आई? लू रुआन ने एक अलग ही सवाल पूछा। मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला और तुमने मुझे पहचान भी लिया, और तुम अभी भी कहते हो कि तुम्हारा मुझ पर क्रश नहीं है। हे भगवान, ये कैसा परिवार है जो इतनी ढीठ लड़की को बड़ा कर सकता है। अगर यह जगह ऐसी ना होती तो आप सच में उसे 2-3 थप्पड़ मारना चाहते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे होने वाले पति को इतने सारे काम आते होंगे। तुम कितने आराम से डांस करते हो। मुझे पता था कि बाहर की अफवाहें सब झूठ हैं। ऐसा है क्या? शायद वे झूठ नहीं हैं बल्कि सच हैं। जैसे ही आपकी बात खत्म हुई, आपने उसके जूते पर अपना पैर दे मारा। लू रुआन दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर उसने खुद ही आपके लिए बहाना बना दिया। हर किसी से कभी ना कभी गलती होती है ना? हाँ, गलती होना तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया। अगले ही सेकंड आपने फिर से उसके पैर पर जोर से पैर रख दिया।
पहले तुमने कहा था कि तुमने मुझे किसी को मारते हुए देखा है। वह क्या बात थी? मुझे बताओ उसके बारे में। वेल, उस बारे में मैं तो उस वक्त डर से कांप रही थी। मुझे साफ कैसे याद होगा। इसके बाद आपने फिर से उसके पैर पर पैर रख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है मेरे आका, मुझे याद करने दो। लू रुआन डर गई थी। जल्दी करो नहीं तो मेरे पैर फिर से लड़खड़ा जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को जोर से खींच रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि डांस फ्लोर के बाहर अंधेरे में छुपे हुए चेंजी पूरे वक्त आपको चुपचाप देख रहे थे। मास्करेड बॉल आराम से खत्म हो गया। शायद आपके सहारे की वजह से वह पकड़े जाने से बच गई, क्योंकि उसे बाहर नहीं निकाला गया था, बल्कि वह बड़ी भीड़ के साथ मिलकर आराम से बाहर निकलने में कामयाब रही। थोड़ी देर बाद चेंजी भी चैन फैमिली के पास वापस आ गया। इस वक्त चेंजी, लू रू और तीनों चैन बहनें सोफा पर एक साथ बैठे हुए थे, जैसे जानबूझकर आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हों। शाओफान और शाओजी वापस आ गए हैं। आज आपका दिन कैसा रहा? यह सवाल खास तौर पर आपके लिए था, क्योंकि आमतौर पर जब चेंजी इन गैदरिंग्स को संभालता था तो उन्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, बहुत मजेदार था। आपने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने भी सुकून से सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें आपके बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। तो वे आखिरकार अपनी चिंता और जानने की इच्छा को रोक नहीं पाए, और उन्होंने खुद ही पूछ लिया। आप बस धीरे से मुस्कुराए और बात को घुमा दिया। क्यों ना मैं आपको आगे कभी आराम से बताऊं। मुझे डर है कि अगर मैंने सब एक साथ बता दिया तो आप उसे झेल नहीं पाएंगे। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। आपके बोलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद चैन फैमिली ने अपने दिमाग में 10,000 अलग तरह की दुहक भरी बातें सोच लीं जो आपने स्लम्स में झेली होंगी। उन्हें अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। आपने इतने सालों तक दुहक झेला था, फिर भी आपके दिल में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं था। यहाँ तक कि आप उनके फीलिंग्स का ख्याल रख रहे थे, इस डर से कि कहीं उन्हें बुरा ना लगे और वे इसे झेल नहीं पाएंगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ और प्यार भरी बातें पूछने के बाद उन्होंने आपको आराम करने के लिए आपके कमरे में जाने दिया। फिर उन्होंने चेंजी की तरफ देखा, एक बार फिर से पक्का करने के लिए। आज की मीटिंग के बारे में जो आपने बताया था, उन्होंने देखा कि वह थोड़े मजाकिया और ताना मारने वाले ढंग से बोल रहा है। मेरा भाई अभी भी आप सबसे पूरी तरह सच नहीं बोल रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे भाई और लू फैमिली की उस लड़की के बीच का रिश्ता काफी अच्छा लग रहा है। वो दोनों तो पार्टी में एक साथ डांस भी कर रहे थे। उसने सच में आप लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लू फैमिली की वो लड़की वापस आ गई है और वो चुपके से आपके इलाके में भी घुस गई। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो 3 साल तक बाहर की दुनिया में घूमती रही है और पाताप और अब पहले से थोड़ी ज्यादा समझदार हो गई है। मैं बस उसे सही वक्त पर रोक नहीं पाया, है ना? वो सच में थोड़ा परेशान था कि उसने सच में उसे बचकर निकलने दिया। फिर भी तुम्हें उसे अपने भाई के करीब नहीं आने देना चाहिए था। शाओफान बहुत मासूम है। उस जैसी चालाक लड़की के लिए उसे धोखा देना और उसके जज्बात से खेलना बहुत आसान है। चेन ने गुस्से से कहा, यह मुश्किल है उससे बचना, और वैसे भी उसे जानबूझकर रोकने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता अगर मेरा भाई उसे पसंद करता हो? क्या हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी हमें एक नए मुकाम पर नहीं ले जाएगी? क्या ये वही दिन नहीं है जिसका चैन और ल्यू परिवार इंतजार कर रहे थे? ये बात तो है, लेकिन चैन परिवार के लिए इस बात को मानना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। लूरू ने आगे की बातें पूछना जारी रखा। वो दोनों अचानक एक साथ कैसे आ गए? चेंजी ने लू रुयान की बातें बताईं, जो उसने आपसे प्यार से कही थी, उन सबको बताईं। पूरे परिवार के चेहरे पर परेशानी के बादल छा गए। आखिर में सबसे बड़ी बहन चेन हुआंग ने कहा, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। माना कि लू फैमिली की वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसने कभी बाहर कोई गलत काम नहीं किया है, और ना ही उसने कभी सबके सामने किसी लड़के से इस तरह खुलेआम ऐसी बातें कही हैं। शायद वो सच में उससे प्यार करती है। ये तो सच है। हमें अभी भी उस पर नजर रखनी होगी, चाहे वो लू फैमिली की आने वाली वारिस ही क्यों ना हो। नंबर 3, जब भी तुम्हें वक्त मिले जाकर उसके इरादों का पता लगाओ। हर बार मैं ही क्यों? मैं भी काफी बिजी हूँ। चेंजियांग ने अपना मुंह बनाया। वो सच में नहीं चाहती थी उस आवारा लड़के से बात करना। जब बात खाने पीने और घूमने फिरने की आती है तो क्या तुम अपनी बड़ी बहन से ज्यादा बेहतर नहीं हो? तो फिर यह पक्का रहा। परिवार के मुखिया चेंजी ने आखिरी फैसला सुनाया और चलते चलते एक और बात कही। ये तुम्हारे भाई की पूरी जिंदगी की खुशी का सवाल है, इसलिए ध्यान रखना। समझ गई ना? चेंजियांग ने ना चाहते हुए भी हाँ कह दिया। हमारे शाओफैन को तो डांस करना भी आता है। वो सच में बहुत सारे कामों में माहिर है। जब लूरू ने यह बात कही तो उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। मुझे नहीं पता कि उसे डांस करना आता है या नहीं, लेकिन उसने लू रुयन के पैरों पर कई बार अपना पैर रख दिया था। दूर से भी मैं महसूस कर सकता था कि उसके मास्क के पीछे उसका चेहरा दर्द से बिल्कुल बिगड़ गया था। चेंजिए इस वक्त बहुत खुश होकर हंस रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिख रही थी। मेरा डांस भी बहुत बढ़िया है, आपको पता है ना? मम्मी मेरी तारीफ क्यों नहीं करती? उसने दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डांस एकेडमी से पढ़ाई की थी और उसने इतने सारे अवार्ड्स जीते थे कि उसके हाथ थक गए थे। उसने अपने करियर के सबसे अच्छे वक्त पर रिटायरमेंट ले लिया था। जब मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने गर्व से अपना सिर उठाया और कहा, मैंने यह काफी कर लिया है, अब मैं अपनी अगली कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ। उसके इन शब्दों ने सबके घमंड को तोड़ दिया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया।
कोई इतना ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला था, लेकिन वो सच में उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। क्या मैंने पहले तुम्हारी तारीफ नहीं की है? मम्मी को बस डर था कि तुम सुनते सुनते थक जाओगे। ये बेटा हर तरह से बहुत ही होशियार और सबसे अलग था। उसे अपने माँ बाप की चिंता की कभी थोड़ी सी भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें बस उस पर पैसे खर्च करने होते थे। और जहां तक उन इनामों की बात है जो वो परिवार के लिए लगातार जीत रहा था, उन्हें देखकर अब परिवार को आदत हो गई थी। अगले कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा और तुम्हारी तीनों बहनें बहुत बिजी रहेंगी और शायद वक्त पर घर ना आ सकें। तुम्हारे भाई को अभी भी तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। फिर से मैं अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं हर रोज उसके साथ रहूं, तो जो काम मैं करता हूं उनका उसे आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई साफ दिल का है। वो इन सब बातों के बारे में नहीं सोचता। अगर वो कुछ सुन भी ले या देख भी ले, तो भी वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा। चैन ने बस आराम से कहा। लूरू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जब तुम अपने लोगों से बात करो तो थोड़ा घुम फिरा कर बात करना। उसे डराना मत। अगले दिन आप काफी जल्दी उठ गए। इस वक्त पूरा परिवार वहीं पर था। बिल्कुल, वो जानबूझकर आपसे खुद मिलकर अलविदा कहने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जाना पड़ सकता था, कम से कम 2 या 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर। वापस आने से पहले वो जाने से पहले आपको और देखना चाहते थे। शाओफैन उठ गया। मुंह हाथ धोकर आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। ठीक है मम्मी। खाने की मेज पर माहौल बहुत ही अच्छा और प्यारा था। बातें करते करते बात लू रुयान पर आ गई और उन्होंने चुपके से उसके बारे में आपकी राय पूछी। आपने अपनी तेवरी चढ़ाई, धीरे से बोलते हुए और आगे कुछ कहने से हिचकिचाते हुए। पूरा परिवार परेशानी से आपकी तरफ देखने लगा, आपकी अगली बात का इंतजार करते हुए। फिर अचानक आपकी नजर उनसे मिली और आखिर में आपकी नजर चेंजिए पर रुकी। उसने कहा कि वो छोटे भाई शाओजी को पसंद नहीं करती। उसने कहा कि वो बहुत गुस्से वाला और बेरहम है। उसने तो मेरे भाई को अपनी आंखों से किसी को मारते हुए भी देखा है। जैसे ही आपकी आवाज रुकी, वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। वहां एक अजीब सा खामोशी का सन्नाटा था। इवन आंट जाओ जो पास में खड़ी थीं, उन्होंने भी चुपचाप अपना सिर झुका लिया। चेंजी बिल्कुल चुप हो गया। तेरी तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें करने की? रुको, लेकिन यह झूठ भी नहीं लग रहा था। उसने किस बार उसे किसी को मारते हुए देखा था? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद तो बहुत कम ही ऐसा करता था। चैन परिवार के बाकी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे समझाएं। अगर वो इस बात को मान लेते तो क्या इससे उनकी और उनके बेटे की इज्जत खराब नहीं होती? और अगर वो नहीं मानते तो आप डर जाते, तो उन्हें आपसे झूठ बोलना पड़ता। ये सच में बहुत परेशान करने वाला था। लियू फैमिली की उस लड़की को भी कोई समझ नहीं थी। भला पहली बार मिलने पर कोई ऐसी बातें करता है क्या? पापा, मम्मी, बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, छोटे भाई, क्या जो उसने कहा वो सच है? उन्हें चुप देखकर आपने चुपके से अपने होठों पर एक मुस्कान लाई और जानबूझकर एक एक करके उनका नाम लिया। उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा और आखिर में सबने चेंजी की तरफ देखा, ताकि वही इस बात का जवाब खुद दे सके। अपने परिवार का इशारा पाकर चेंजी ने तुरंत टेबल पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। यह सब अफवाहें हैं, झूठ है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि 3 साल बाद मिलने पर वो मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें करेगी। उसके बोलने का ढंग बहुत ही मजबूत और असरदार था। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जिससे पूरा परिवार चौंक गया। भाई, तुम उसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। क्या पता, शायद उसने ये पिछले 3 साल किसी पागल खाने में बिताए हों। उसकी बातों को सच नहीं माना जा सकता। आपने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन आप अभी भी गुस्से में थे। मुझे मानना पड़ेगा कि लू रुयन की एक बात तो सही थी। चेंजी सच में थोड़ा गुस्से वाला और बेरहम है। तो क्या चेंजी ने सच में किसी को मारा है? और लू रुयन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। फिर उसने बड़े ढंग से अपना कॉलर ठीक किया और आराम से बैठ गया और धीरे से बोला, बस आप समझ गए ना भाई। चलो अब खाना खाते हैं। एक ऐसा परिवार जहां सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। उन्होंने दिखावे की शांति के साथ अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। उधर लू फैमिली के घर पर भी सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लू फैमिली के मुखिया लू ली को लू रुयन की हर एक बात बिल्कुल बुरी लग रही थी। वो बस टेबल पलटने ही वाला था और उसे बाहर जाकर अकेले खाने को कहने वाला था। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी यह बदतमीज बेटी 3 साल में सिर्फ एक बार वापस आई है, इसलिए उसने खुद को रोक कर रखा। बुढ़े, दिन भर अपना चेहरा ऐसे मत बनाया करो, खाने का मजा खराब होता है। या फिर मुझे वापस देखकर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं ना खा पाऊं और भूखी मर जाऊं? भला कोई सगा बाप इतना बुरा कैसे हो सकता है? या फिर आप मेरे सौतेले बाप हैं? वैसे भी जब हम दोनों में से कोई खाना नहीं चाहता, तो क्यों ना हम जल्दी से एक डीएनए टेस्ट करवा लें? लू ली ने अभी अपना मुंह खोला भी नहीं था कि लू रुयान ने पहले ही शिकायतों की झड़ी लगा दी। यह उसे गुस्से से मार डालने के लिए काफी था। बदतमीज लड़की, तुम किसे बुढ़ा कह रही हो? तुम्हारा बाप अभी सिर्फ 40 साल का है। 40 साल का आदमी अपनी सबसे अच्छी उम्र में होता है, समझी? तुम मेरे गले की हड्डी बन गई हो। लू रुयन की सगी माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसने ही उसके लिए बाप और माँ दोनों का फर्ज निभाया था और बहुत मुश्किलों से उसे बड़ा किया था। लेकिन वो ऐसी बदतमीज बन गई। अच्छा हुआ कि लू फैमिली छोटी और सीधी सादी थी।
चैन फैमिली की तरह नहीं, जहां सब चालाक और धोखेबाज भरे पड़े हैं। नहीं तो वारिस बनना तो दूर की बात, लू रुयन का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। दूसरा बेटा लू श्याओ, चाहे वो कमजोर पैदा हुआ था, लेकिन अपनी बहन से बहुत कम परेशानी खड़ी करता था। वो अक्सर अपनी बहन की गलतियों को ठीक करता रहता था। नहीं तो वो इतनी बेफिक्र कैसे रह पाती। वो जितना सोचता उसे उतना ही गुस्सा आता। मुझे बताओ, तुम वहीं बाहर ही क्यों नहीं मर गई, यहाँ वापस आकर मेरा दिमाग खराब करने के बजाय। ये देखकर कि उसके पापा सच में गुस्से में आ रहे हैं, लू रुयान ने थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहा। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस आपको जानती थी। हम तो पोता पोती का मुंह देखने के लिए तरसे जा रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने वापस आई हूँ, है ना। जैसे ही उसने ये बात कही, लूली हैरान रह गया। उसका चेहरा अजीब और मजाकिया बन गया था। मजाक करना बंद करो। भला किसी अच्छे परिवार का लड्डू तुमसे शादी करने के लिए क्यों तैयार होगा। यहाँ तक कि लू श्याओ भी, जो चुपचाप एक तरफ बैठकर खा रहा था, उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बड़ड्ढा शक था। आप सच में बुढ़ापे में बातें भूलने लगे हैं क्या। हमारा चैन परिवार के साथ शादी का रिश्ता तय नहीं हुआ था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है ना। क्या क्या तुम्हें अचानक अक्ल आ गई। पहले तो तुम इस रिश्ते के खिलाफ अपनी जान देने को तैयार थीं, या फिर तुम कोई नई चाल चल रही हो। लू ली ने एक के बाद एक 3 बड़िड्ढे सवाल पूछ लिए। उसका एक एक शब्द दिल को चुभ रहा था। बूढ़े बाबा, अब वक्त बदल चुका है, समझे। यह क्या बकवास है, ढंग से बात करो। लूली ने शक भरी नजरों से अपनी बेटी को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि चैन परिवार का बड़िड्ढा बेटा बहुत ज्यादा अकड़िड्ढी दिखाता है, और उसे किसी भगवान की तरह पूजना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और घर में एक ही नखरेबाज काफी है। क्या अब तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम पर हुक्म चलाएगा। क्या अब तुम्हें अपने पति के काबू में रहने का डर नहीं है। अगर लूली से पूछा जाए तो चेंजी उसके दामाद बनने के लिए बिल्कुल सही था। अकड़िडियस दिखाना अच्छा है, उसे इस जिद्दी बेटी को ढंग से सुधारना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बूढ़े बाबा, जरा ध्यान से सुनिए। मेरा रिश्ता चैन परिवार के बड़े बेटे के साथ तय हुआ है, लेकिन जिसके बारे में आप बता रहे हैं वह तो छोटा बेटा है। तुम्हारा मतलब। बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं वही सच है। लू शाओ, जो बहुत कम बोलता था, उसने कहा, दीदी, क्या आप सच कह रही हैं। लूली ने धीरे से कहा, मैं तो लगभग भूल ही गया था। उनका बेटा अभी अभी वापस आया है और तुमने अभी से उस पर नजर रख ली। अगर चैन परिवार के उन गुस्से वाले लोगों को पता चला तो वे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। लू रुइन ने इस बार खुलेआम इस बात को मान लिया। क्या तुम कल ही वापस नहीं आई हो। तुम्हें उस लड्डी ढेके से इतनी जल्दी प्यार कैसे हो गया। तुम उससे कब मिली। यहाँ तक कि तुम्हारे बाप के पास भी उसकी कोई फोटो नहीं है। मेरे पास अपना एक बढ़िया प्लान है, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लू ली को अब सच में इस बात में मजा आने लगा था, और अब वह उससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सका। जल्दी से मुझे बताओ, चैन परिवार का असली बिडिदा बेटा कैसा है। लू शाओ भी सुनने के लिए आगे झुक गया। वह देखने में काफी सीधा साधा लगता है, थोड़े नखरे दिखाना पसंद करता है, लेकिन कोई बात नहीं, वह बहुत ज्यादा क्यूट है। मुझे वह जैसा है वैसा ही पसंद है। हाँ, हमारी आपस में बन गई। क्या इसमें कोई दिक्कत है। तुम सिर्फ ऊपरी चीजें देखती हो। यह उसके अपने पिता की तरफ से एक दिल तोड़ने वाला ताना था। लू रुइन ने अपने पैर पर पैर चढ़ाए। तो क्या हुआ, हमारे दोनों परिवार शादी के रिश्ते में बंध रहे हैं। क्या आप यही नहीं चाहते थे। मुझे डर है कि तुम उनके बेटे को बिगाड़ दोगी। अगर वह सच में एक अच्छा लद्दाखा है तो क्या तुम उसे बिना किसी रहम के परेशान नहीं करोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए बूढ़े बाबा, एक बात समझ लीजिए, ही हैज द चैन फैमिली बैकिंग हिम, लेकिन फिर भी मैं उसे परेशान करने की हिम्मत करती हूँ। कल रात उसने मुझ पर जो पैर मारे थे वे अभी भी दर्द कर रहे हैं। यह बात तो सही थी, लेकिन लू ली को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। फिर उसने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि लू शाओ तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है और वह लोगों का ख्याल रखना भी जानता है। क्यों ना हम यह शादी का रिश्ता उसके साथ तय कर दें। लू रुइन घबरा गई। बिल्कुल नहीं। बूढ़े बाबा, क्या आप जानबूझकर मेरे खिलाफ बोलना बंद करेंगे। लू शाओ बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। लू ली ने ठंडी सांस ली। मेरा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में किसी की हरकतें जो रही हैं, मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। जो भी हो, तुम इससे दूर रहो। बिल्कुल नहीं, चैन फैन तो सिर्फ मेरा ही होगा। बस देखते रहिए, मैं आपके लिए दामाद को भगाकर ले आऊंगी। फिर अपना पेट भर खाना खाने के बाद उसने अपने चॉपस्टिक्स रखे और वहां से चली गई। लूली ने अपना सिर पगडीडी लिया। वह कुछ कहने से हिचकिचाया। आखिर में उसने लू शाओ को समझाया, नजर रखो अपनी बहन पर, कहीं वह चैन परिवार के बड़े बेटे को गुस्से में न ला दे। मेरी तो हिम्मत नहीं है। मुझे डर है कि कहीं वह यह न सोचे कि मैं उसका पति चुरा रहा हूँ। चैन परिवार के घर पर आपने मुस्कुराते हुए चेंजी की तरफ देखा। छोटे भाई, आज फिर से हम दोनों ही अकेले हैं। उसने बहुत ही ठंडा बर्ताव किया। छोटे भाई, आज तुम किस काम में बिजी रहने वाले हो। क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। मुझे लगता है कि यह नामुमकिन नहीं है। चेंजी ने शक से आपकी तरफ देखा। तुम्हें आखिर आता क्या है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ। चेंजी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों के आपके काम को सोचकर उसने अपनी आवाज नर्म की और पूछा, भैया
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप पहले बाहर क्या पढ़ाई कर रहे थे? सच में आपको देखकर लगता है कि आप किसी अमीर परिवार में पले बढ़े हैं। मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखी हैं, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। चेंजी गुस्सा हो गया। आप तो बस मुझे टाल रहे हैं। आपने एक तरफ इशारा किया। छोटे भाई, अंकल जो काफी देर से वहां इंतजार कर रहे हैं, लगता है उन्हें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या तुम जाकर देखना नहीं चाहोगे? चेंजी ने पीछे घूमकर देखा और सच में वहां अंकल जो खड़े थे। आपकी नजर काफी तेज है, लेकिन आपको कैसे पता कि वह मुझे ही ढूंढ रहे हैं? अगर वह तुम्हें नहीं ढूंढ रहे तो क्या मुझे ढूंढेंगे? और मैंने तो बस कहा कि ऐसा लगता है। ठीक है फिर। चेंजी के जाने के बाद आप अकेले ही घूमने लगे। तभी आपने एक नौकर को वेनकाई को ट्रेनिंग देते हुए देखा। बेर यंग मास्टर, वहां जाना खतरनाक है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप बाहर से ही देखें। आपको अपने पास आते देख नौकर जल्दी से आपको प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। मैं उससे नहीं डरता। वेनकाई के कान बहुत तेज थे और उसने उसी वक्त अपना सिर घुमाकर आपकी तरफ देखा। आपने उसकी तरफ हाथ हिलाया जैसे किसी पालतू कुत्ते को चिढ़ाते हैं। वेनकाई, इधर आओ। नौकर ने पास से आपको याद दिलाया। बेर यंग मास्टर, वांगचाई आमतौर पर सिर्फ अंकल जो की बात सुनता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वेनकाई तेजी से भागते हुए सीधा आपकी तरफ आया। वह देखने में बहुत गुस्से में लग रहा था, जैसे वह चिढ़ाए जाने का गुस्सा निकाल रहा हो। वहां खड़े नौकरों के चेहरे डर से पीले पड्डी डिडैच गए। वे जानते थे कि वेनकाई बहुत ज्यादा ताकतवर है और उन्हें डर था कि कहीं वह आपको चोट न पहुंचा दे। लेकिन अब उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वेनकाई आप पर झपटने वाला था, सबकी जान हलक में आ गई। बेर यंग मास्टर, जल्दी बचिए। आपने एक कदम पीछे हटाया, फिर अपना पैर उठाया और सीधा उसके सिर पर निशाना लगाया और उसे एक जोरदार लात मारी। एक ही लात में आपने उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर आपने उसे उसकी गर्दन के पीछे से अपने हाथ से पकड़ी लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आम कुत्ते को उठाते हैं। बस उसका साइज बहुत बड़ा था। छोटी चीज काफी गुस्से वाली है। सारे नौकर हैरान रह गए। बेर यंग मास्टर ने उसे सिर्फ एक ही बार में काबू कर लिया था। बेर यंग मास्टर, क्या आप उसे हमारे हवाले कर देंगे? उसका गुस्सा बहुत खराब है। नौकरों को अभी भी डर था कि कहीं वह अचानक फिर से हमला न कर दे। क्या इत्तेफाक है। मेरा गुस्सा भी कुछ खास अच्छा नहीं है। वे थोड़े हैरान रह गए। उसके तुरंत बाद वेनकाई ने दबे हुए डर की आवाज निकाली। अब उसका वह गुस्सा और डर पैदा करने वाला रूप गायब हो चुका था। आपने आराम से उसके बालों पर हाथ फेरा और वह बिल्कुल शांत हो गया। और अंजाव जो शोर सुनकर भागते हुए वहां आई थी, उसने ठीक यही नजारा देखा। वेनकाई बेर यंग मास्टर के इतना पास आ चुका है। उसने अपने दिल की हैरानी को दबाया और आपसे इज्जत से बोली, बेर यंग मास्टर, यहाँ खतरा है। छोटे यंग मास्टर ने आपसे पहले अपने कमरे में वापस जाने को कहा है। क्यों? मैं तो अभी अभी बाहर आया हूँ। तुमने भी तो देखा वह कितना सीधा है। यह वेनकाई की वजह से नहीं है। यह सोचकर कि चेंजी अभी अंकल जो से बात कर रहा था। तो फिर क्यों? क्या कुछ हुआ है? अंजाओ कुछ कहने से हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने सच बता ही दिया। हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं। छोटे यंग मास्टर चाहते हैं कि आप उनके सामने ना आए। किस तरह के मेहमान? वह उनसे मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं। आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आपकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। इस वजह से अंजाओ को थोड़ा डर महसूस होने लगा। बेशक आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन वह आदमी थोड़ा खतरनाक है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा कहा गया। खतरनाक? अगर वह खतरनाक है तो उसे चैन परिवार के घर में क्यों आने दिया? असल में उसे चैन परिवार का ही एक हिस्सा माना जाता है। उसके पास आने जाने की पूरी आजादी है। यहाँ तक कि अगर मालिक और मालकिन भी होते तो उनके लिए भी उसे रोकना आसान नहीं होता। चैन परिवार का हिस्सा? किस तरह का? कोई रिश्तेदार या कोई नौकर? नौकर, लेकिन किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का नौकर। अब तो मैं सच में जाकर देखना चाहता हूँ। आखिरकार वह एक नौकर ही तो है। उनसे डरना क्यों है? बड़े यंग मास्टर, बात उतनी सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप अभी इसमें कितना बड़ा खतरा है वह नहीं समझ सकते। आंट जाओ आपको और ज्यादा समझाना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि आप पहले ही काउंसिल हॉल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन उनकी आगे बढ़कर आपको रोकने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार आप ही तो मालिक थे। बड़े यंग मास्टर, दूसरे यंग मास्टर और मेहमान काउंसिल रूम में हैं। अच्छा होगा अगर आप अंदर न जाएं।